मयंक भाटिया के राजी होते देख बबीता के चेहरे पर खुशी का भाव झलक रहा था। वो कविता के आंगन के दरवाजे पर आई और मयंक भाटिया का अभिवादन किया। अगर ये जिया के घर में कोई अन्य लड़का आ रहा होता तो वो थोड़ी चिंतित होती। हालांकि मयंक भाटिया उनके सहपाठी थे। आमतौर पर कविता के साथ उनके अच्छे संबंध लगते थे। इस मामले में वो बहुत अधिक राहत महसूस कर रही थी। म्यू। मयंक भाटिया। कदमों की आहट सुनकर कविता ने अपना सिर उठाया। जब उसने मयंक भाटिया को बबीता के साथ अंदर आते देखा तो उसके हाव भाव अचानक तनावग्रस्त हो गए। वो जगह पर खड़ी हो गई और अपने कपड़ों के कोने को पकड़ लिया। बहुत आरक्षित लग रही थी। मयंक भाटिया ने अपनी जगह पर खड़ी घबराई हुई कविता की ओर देखा। क्या उसे इतना घबराना पड़ा? वो घटना आज भी उसे याद है। मैं यहां आपसे झगड़ा करने नहीं आया हूं। इसके अलावा ये आपका घर है। मैं घबराया नहीं हूं। तो आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? उन्होंने कहा। बबीता ने कहा कि आपने यहां एक इंटरनेट केबल लगाई है और इसे खोल नहीं पा रही है, इसलिए मैं आपको देखने में मदद करने आया हूं। मयंक भाटिया केवल समझा सकते थे। ओह, मैं समझता हूं। कविता ने राहत की सांस ली। इस समय बबीता मयंक भाटिया को ऊपर ले आई। उसने दरवाजा खोला और मयंक भाटिया को पहले अंदर जाने का इशारा किया। अंदर आओ, छात्र मयंक भाटिया। धन्यवाद। मयंक भाटिया ने दिखावा नहीं किया और सीधे कविता के कमरे में चले गए। जिसके बारे में बात करते हुए ये पहली बार था जब वह एक लड़की के कमरे में प्रवेश कर रहा था, क्योंकि वह छोटा था। चाहे वो उसके पिछले जीवन में हो या जब से वह इस दुनिया में आया हो। उनकी उम्मीदों के विपरीत कविता का कमरा बहुत साफ था। चमकीले पॉलिश की गई कांच की खिड़कियां खुली थी और ताजा हवा के साथ गर्म धूप फैल रही थी, जिससे पूरा कमरा रोशन हो गया था। अगर वो इतने साफ और आरामदायक कमरे में लिखता है तो उसकी लिखने की गति बहुत तेज होनी चाहिए, है ना? मयंक भाटिया ने कविता की अलमारी के कोने पर नजर डाली। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने दिल में उसकी प्रशंसा कर रहा था। कोने में धूल का एक कण भी नहीं था। कविता, इस मेहनती लड़की ने इसे हर दिन सावधानी से साफ किया होगा। ये देखकर मयंक भाटिया अपनी बहन मायरा के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सके। मायरा के स्वच्छता के प्रति प्रेम के साथ जिस निषिद्ध कमरे में वो प्रवेश नहीं कर सकता था, वो भी कविता की तरह साफ होना चाहिए, है ना? पूरे कमरे को सादगी से सजाया गया था। बाईं ओर एक बड़ा सफेद बिस्तर और एक कार्यालय डेस्क था। दीवार के पास एक बुकशेल्फ था जिस पर कुछ गमले में लगे पौधे थे। कमरे के केंद्र में फर्श पर एक छोटी सी सफेद मेज पर एक खुला गुलाबी लैपटॉप था। उपस्थिति से इसे पिछले 2 दिनों में नया खरीदा जाना चाहिए। नेटवर्क केबल का इंटरफेस कहाँ है? मयंक भाटिया ने कविता की ओर देखा जो अभी अभी अंदर आई थी और पूछा। यहां। कविता तुरंत मुड़ी और कोने के नीचे इशारा किया, जो उससे ज्यादा दूर नहीं थी। उसने कहा, नेटवर्क कल खोला जाना चाहिए था, लेकिन मुझे नहीं पता कि कंप्यूटर ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकता। मुझे देखने दो। मयंक भाटिया ने खड़े होकर नेटवर्क केबल और लैपटॉप के इंटरफेस को ध्यान से चेक किया। यदि नेटवर्क खोला गया होता तो ये एक आंतरिक समस्या होने की संभावना थी। कुछ देर ध्यान से देखने के बाद मयंक भाटिया ने पाया कि नेटवर्क केबल में कोई दिक्कत नहीं है। उसने कंप्यूटर की ओर अपनी नजर घुमाई, उसे चेक किया और कविता से पूछा, क्या कंप्यूटर में कोई जानकारी है जिसे सहेजने की आवश्यकता है? नहीं। कविता ने पलकें झपकाई और मयंक भाटिया के पास घुटने टेक दिए। उसने कहा, क्या कंप्यूटर में कोई समस्या है? हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। मयंक भाटिया ने सिर हिलाया। सौभाग्य से कविता के लैपटॉप में एक क्लिक रिस्टोर फंक्शन था। वो घर पर कंप्यूटर के लिए एक सिस्टम बना सकता था। मयंक भाटिया ने कुछ देर के लिए फंक्शन बटन दबाया। चूंकि कविता को कोई जानकारी सेव करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वह इसे सीधे एक क्लिक से रिस्टोर कर सकती थी। कविता का लैपटॉप भी उसके जैसा ही होना चाहिए।
उसने इसे बहुत पहले नहीं खरीदा था। एक प्रणाली बनाना बहुत तेज था। सहपाठी मयंक भाटिया, कृपया चाय पी लो। जब मयंक भाटिया कविता को कंप्यूटर व्यवस्थित करने में मदद कर रहे थे, तब बबीता किचन से एक कप ब्रू की हुई हर्बल चाय लेकर आई और मयंक भाटिया को दे दी। धन्यवाद। मयंक भाटिया ने हर्बल चाय ली। उसने अभी एक घूंट लिया था कि उसने लगभग उसे थूक दिया। इतना कड़वा, मुझे वास्तव में समझ नहीं आता कि आप दोनों के पास किस तरह का स्वाद है। मयंक भाटिया की भौहें और कड़वे भाव देखकर कविता मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और समझाई, क्योंकि गर्मी आ गई है। इस तरह की ग्रीन टी गर्मी को दूर करने के लिए बहुत अच्छी है। सहपाठी मयंक भाटिया, नक चढ़ा मत बनो। ओह, ऐसा लगता है कि प्रभाव बहुत अच्छा है। मयंक भाटिया ने भौहें सिकोड़ ली और एक घूंट में हर्बल चाय पी ली। अचानक उसके मन में एक ताजा एहसास गूंज उठा, जिससे वह तरोताजा महसूस कर रहा था। ये कहना पड़ा कि हालांकि चाय कड़वी थी, ये बहुत ठंडी थी और गर्मियों के लिए अधिक उपयुक्त थी। आपने अच्छा काम किया, लेकिन ये चाय वैनाई द्वारा बनाई गई थी। इसका छोटी परी से कोई लेना देना नहीं है ना? मयंक भाटिया सन, क्या आप एक उपन्यास लिख रहे हैं? इस समय कविता ने देखा कि मयंक भाटिया अपने फोन पर तेजी से टाइप कर रहे थे और आश्चर्य से पूछे बिना नहीं रह सके। मैं कक्षा में यही करता हूं। कविता को हर दिन परेशान करने से रोकने के लिए मयंक भाटिया केवल समझा सकता था। तुम बहुत अच्छे हो, मयंक भाटिया सान। कविता ने अपना मुंह खोला और आश्चर्यचकित चेहरे के साथ कहा, मैंने पहले कभी कोई उपन्यास नहीं पढ़ा है और ये पहली बार है जब मैंने इस दुनिया में एक उपन्यास पढ़ा है। जब मयंक भाटिया सन हो जाएगा, तो क्या आप इसे मुझे दिखा सकते हैं? बेशक। मयंक भाटिया मुस्कुराए। एक पाठक का होना बहुत अच्छा था। इसके अलावा कविता का ये पहला मौका होना चाहिए जब वो कोई हल्का उपन्यास पढ़ रही है। क्या यह एक नौसिखिया को अपने जाल में खींचने के रूप में गिना जाता है? क्या पाप है? क्या पाप है? ऐसा लगता है कि मुझे भविष्य में उसे न दिखाने का बहाना ढूंढना होगा। यह एक ऐसी सड़क है जहां कोई वापसी नहीं है। युवा लड़की, ये बहुत अच्छा है। धन्यवाद, मयंक भाटिया सन। कविता उत्साह से मुस्कुराई। आपका स्वागत है। लंबे समय के बाद कंप्यूटर के सिस्टम को फिर से स्थापित किया गया था। मयंक भाटिया के कंप्यूटर चालू करने के बाद उन्होंने फिर से केबल प्लग इन की और वेब पेज खोला। नवीनतम समाचार वेब पेज पर दिखाई दिया और शीर्ष आज आरईसीटी कंपनी की 100 बिक्री के बारे में था। चर्च गेट की लोकप्रियता के साथ एसओ की बिक्री आज हजारों में होनी चाहिए, है ना? मयंक भाटिया थोड़े कंफ्यूज हुए थे, लेकिन उन्होंने इंटरनेट टेस्ट करने के मूड के साथ इस पर क्लिक किया। आज की एक्सप्रेस डिलीवरी रेक्ट कंपनी की एसओ को आधिकारिक तौर पर आज लॉन्च किया गया था, जिसकी अभूतपूर्व बिक्री हुई थी। दोपहर 2 बजे कुल 50,000 गेमिंग डिवाइस बिक गए। फिर भी अधिकांश खिलाड़ी अभी भी निराश थे। यदि आप एक गेमिंग डिवाइस चाहते हैं, तो आप इसे केवल अगले सप्ताह ही खरीद सकते हैं। कंपनी के अंदरूनी सूत्र के अनुसार अगले सप्ताह 10,000 गेमिंग डिवाइस बेचे जाएंगे। कुछ उपकरणों के लिए कृपया अगली बार जल्दी आरक्षण करें। मयंक भाटिया सन, तुम क्या देख रहे हो? वो नहीं जानता था कि गैबेली का सिर कब आया। उसकी खूबसूरत आंखों ने उस खबर को देखा जिसे मयंक भाटिया ने खोला और उत्सुकता से पूछा। कुछ नहीं। मयंक भाटिया ने सिर हिलाया और खबर बंद कर दी। अगर इस नासमझ नन्ही परी को पता चल गया कि वो और सर्वेश मेहरा गेम खेलना पसंद करते हैं, तो वो शायद कुछ दिनों के लिए नाराज हो जाएगा। इंटरनेट मेरे द्वारा ठीक कर दिया गया है, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम में एक समस्या है। आप आज ऑनलाइन जा सकते हैं। मयंक भाटिया की बातें सुनकर कविता तुरंत कंप्यूटर के पास गई और एक वेब पेज खोलने की कोशिश की। उसकी खूबसूरत आंखें खुशी से चमक उठीं। ये वास्तव में काम कर रहा है। धन्यवाद, मयंक भाटिया सन। अगर ये मयंक भाटिया सान के लिए नहीं होता,
तो मुझे वास्तव में नहीं पता कि मैं इंटरनेट की समस्या को कब हल कर पाता। ये देखकर कि वह आखिरकार ऑनलाइन जा सकती है, कविता तुरंत खड़ी हो गई, उसके पैरों पर हाथ रख दिया और मयंक भाटिया को थोड़ा झुकाया और कृतज्ञतापूर्वक कहा, आपका स्वागत है। मयंक भाटिया ने सिर हिलाया। इस समय बबीता, जो एप्रन पहने हुए थी, रसोई से बाहर चली गई। उसने अंधेरे आकाश की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मयंक भाटिया सन, आज कविता और मैं कुछ मांस खरीदने के लिए सुपरमार्केट गए थे। हम आज रात कुछ बारबेक्यू बनाने जा रहे हैं। क्या आप रहना और खाना चाहते हैं? बबीता वास्तव में खाना बना सकती है? मयंक भाटिया ने आश्चर्य से कहा। हाँ, बस थोड़ा सा। मयंक भाटिया सान के खाना पकाने के कौशल की तुलना में ये बहुत खराब है। मैं केवल कुछ व्यंजन जानता हूं जिनमें मैं अच्छा हूं। मयंक भाटिया मुस्कुराए और फिर माफी मांगते हुए कहा, निमंत्रण के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे अभी भी घर पर काम करना है। शायद एक और दिन। मयंक भाटिया ने माफी मांगते हुए कहा। हालांकि एक खूबसूरत सहपाठी के लिए उसे रात के खाने के लिए आमंत्रित करना दुर्लभ था, फिर भी उसके घर पर एक बहन थी जिसकी उसे देखभाल करने की आवश्यकता थी। पेशेवरों और विपक्षों को तौलने के बाद मयंक भाटिया ने घर जाने और अपनी बहन के लिए फीडिंग प्ले का एक नया दौर पूरा करने का फैसला किया। कविता और बबीता को अलविदा कहने के बाद मयंक भाटिया सड़क के पार चला गया, चाबी निकाली और सीधे दरवाजा खोला। उसने घर में प्रवेश किया, अपना बैग लिविंग रूम में रख दिया और चिल्लाने के लिए अपना सिर उठाया, मैं वापस आ गया हूं। लेकिन मयंक भाटिया को अफसोस है कि ऊपर की मंजिल से कोई खटखटाहट की आवाज नहीं आ रही थी। मेरी बहन, तुम फिर से मेरे दिल को चोट पहुंचा रही हो। जब मैं वापस आया तो आपने नमस्ते भी नहीं कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि आपका खाने का शौकीन फिर से सो रहा हो? या ऐसा है कि मैं अब आपकी भूख को संतुष्ट नहीं कर सकता? जिसके बारे में बोलते हुए मायरा हर दिन किस चीज में व्यस्त थी? क्या वो सिर्फ बंद दरवाजों के पीछे सो रही थी? काफी देर तक सोचने के बाद भी मयंक भाटिया को समझ नहीं आ रहा था कि मायरा हर दिन क्या कर रही है। बाहर का मौसम बहुत गर्म था और वो पहले से ही एक व्यस्त दिन के बाद पसीना बहा रहा था। उसने अपने कपड़े उतारे और बाथरूम के दरवाजे पर गया, लेकिन उसने बाथरूम से पानी आने की आवाज सुनी। बाथरूम का दरवाजा अपारदर्शी स्टिकर से ढका हुआ था। हालांकि वो अंदर स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था। मयंक भाटिया अभी भी बाथटब में एक छोटा सा शरीर भीग रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने फर्श पर जवाब नहीं दिया। वो बाथरूम में नहा रही है। मयंक भाटिया फूट फूट कर मुस्कुराए। वास्तव में मायरा बहुत साफ सुथरी थी, लेकिन अगर मैं कमरा छोड़ देता हूं तो मैं हार जाता हूं कि सिद्धांत के साथ जब वो घर पर होता था तो मायरा कभी बाहर नहीं आती थी। जब वो बाहर जाता था तभी वो कमरे से धोने के लिए बाहर आती थी। संभवतः उसे उम्मीद नहीं थी कि वो आज इतनी जल्दी वापस आ जाएगा। मयंक भाटिया के दिल ने अचानक एक साहसिक विचार उठाया, जिसके बारे में बोलते हुए क्या वो 2D दुनिया के पुरुष प्रधान की तरह हो सकता है, जो कुछ भी नहीं जानने का नाटक करता है और अपनी बहन के बाथरूम में घुस जाता है और फिर अपनी आंखों को दावत देता है? नहीं, इसे भूल जाओ। वो एक विकृत नहीं था। यह 2D दुनिया में सिर्फ एक दुर्घटना थी। अगर वो इस दुनिया में बाथरूम में घुस जाता तो मायरा शायद उसे एक विकृत व्यक्ति के रूप में मानती और उसे पीटती। भविष्य में उसकी बहन के निषिद्ध घर में प्रवेश करने का मिशन भी विफल हो जाएगा, क्योंकि उसकी बहन का विश्वास खो गया था। जिसके बारे में बोलते हुए यह पर्याप्त था कि उसकी बहन प्यारी थी। वो इतनी परवाह क्यों करता था? वो कमरे से बाहर नहीं आई, इसलिए निश्चित रूप से उसने उसे माफ करने का फैसला किया। मयंक भाटिया मुड़ा और दूसरी तरफ बाथरूम में चला गया। इस समय उसकी आंखें अनजाने में वॉशिंग मशीन के बगल में बेसिन में रखे कुछ गुलाबी कपड़ों पर नजर डालती थी। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन बैठ गया और ध्यान से उन्हें देखा। गुलाबी पजामा और नीले पजामा के अलावा
कुछ प्यारे पीले अंडरवियर और एक फीता गुलाबी अंडरवियर भी थे। ये देखकर मयंक भाटिया को अचानक एहसास हुआ कि उनके पूर्ववर्ती न केवल उनकी बहन के लिए खाना बनाने के लिए बल्कि मायरा के कपड़े धोने के लिए भी जिम्मेदार थे। मेरा भाई अद्भुत है। ये पहली बार था जब मयंक भाटिया के पास किसी युवा लड़की के अंडरवियर को सीधे देखने का वैध कारण था। उनकी याद में, हालांकि उनकी बहन के पास कोई अभिव्यक्ति नहीं थी और वो बहुत ईमानदार थी, लोगों को एक प्यारी और शुद्ध युवा लड़की की भावना देती थी। लेकिन लेबल पर रिकॉर्ड से ये सबसे छोटा मॉडल होना चाहिए, है ना? जिसके बारे में बोलते हुए उसकी बहन ने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं, यह और भी लैसी है। और उसके सभी अंडरवियर इस तरह क्यों हैं? अरे, जिसके बारे में बोलते हुए हर कोई, मैं वास्तव में उत्साहित हूं। इसके अलावा अगर मैं संत होने का नाटक करता हूं और धोता नहीं हूं, तो मायरा को संदेह होगा, है ना? आखिर मेरा भाई हर दिन मायरा के कपड़े धोता था। अगर वह जानती है कि मैं एक ट्रांसमिग्रेटर हूं और खाना नहीं खाता या कमरे से बाहर नहीं निकलता हूं, तो ये एक वास्तविक पाप होगा। इसलिए मैं केवल धो सकता हूं। ये मेरी गलती नहीं है, ये सिस्टम है जिसने मुझे उठाया। अगले दिन मौसम हमेशा की तरह धूप थी। गर्मी पहले से ही थी और आज का मौसम कल की तुलना में बहुत गर्म था। हालांकि गर्मी का मौसम कपड़े सुखाने के लिए बहुत उपयुक्त था। सुबह सुबह मयंक भाटिया ने मायरा का अंडरवियर और उसकी स्कूल यूनिफॉर्म घर की वॉशिंग मशीन में भेज दी। फिर वह एक शांत सफेद शर्ट में बदल गया। वॉशिंग मशीन बनने के बाद मयंक भाटिया ने एक एक करके कपड़े निकाले और बालकनी पर सुखाने वाले रैक पर लटका दिए। चूंकि आज रविवार था, इसलिए एसओ खेल उपकरण लेने का समय आ गया था। मयंक भाटिया ने मायरा के लिए नमकीन सेवियन नूडल्स का कटोरा बनाने के बाद ट्रे को उसके दरवाजे के सामने रख दिया और चिल्लाया, मायरा, बड़ा भाई थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है। मैं रात होने से पहले वापस आऊंगा। काफी देर तक अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी। अब चिंता मत करो, मायरा अन्य लड़कियों से थोड़ा अलग है। उसका पता लगाना थोड़ा कठिन है। मयंक भाटिया ने मन ही मन दिलासा दिया। नूडल्स का कटोरा खत्म करने के बाद उसने अपने जूते पहन लिए, दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया। यह सुनिश्चित करने के बाद कि दरवाजा बंद था, वो लगभग आधे घंटे बाद अकेले चर्च के गेट पर पहुंचा। कल की तरह चर्च गेट में एसओ गेम सेंटर में सैकड़ों लोग एकत्र हुए थे। साथ ही किसान जो क्लेश से गुजरने की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी इतनी जल्दी खेती के लिए आ गए थे। मुझे क्या करना चाहिए? अपने सामने लंबी लाइन को देखकर मयंक भाटिया एक गहरी सांस लेने से खुद को नहीं रोक सके। अपने पूर्ववर्ती की याद में कोई आश्चर्य नहीं, ये दुनिया एसईजी संस्कृति का अब तक का सबसे समृद्ध युग था। एसईजी संस्कृति ने पहले ही कई परिवारों को प्रभावित किया था। जहां तक एसओ का सवाल है, ये एक वीर मेमो गेम था जिसे दुनिया का पहला हाइंड गेम कहा जाता था जो दुनिया को बदल सकता था। रिलीज होते ही इसे अरबों से ज्यादा व्यूज मिल चुके थे। विचारों की संख्या को देखते हुए एसओ के लिए चर्च गेट में इतने सारे काश्तकारों का होना सामान्य था। हालांकि नकारात्मक पक्ष ये था कि उन्हें कल की तरह लाइन में इंतजार करना पड़ा। कल उनके साथ सर्वेश मेहरा था, लेकिन आज वो थोड़ा बोर हो गए थे। नहीं, मैं ऐसा क्यों सोचूंगा? यह विचार मयंक भाटिया के दिमाग में कौंध गया और वह कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सका। यह बहुत समलैंगिक लगता है, ठीक है। कतार में उनका साथ देने वाला कोई नहीं होने के कारण मयंक भाटिया अपनी बारी का इंतजार करते हुए केवल समय बर्बाद करने के लिए लिख सकते थे। सौभाग्य से इस बार उसे गेमिंग उपकरण के आदान प्रदान के लिए केवल कर्मचारियों द्वारा दिए गए एक्सचेंज वाउचर का उपयोग करने की आवश्यकता थी। उसे अपना फोन नंबर मांगने या कुछ नए लोगों से एसओ की रणनीति मांगने की जरूरत नहीं थी। करीब 1 घंटे बाद मयंक भाटिया की बारी आई। मयंक भाटिया ने अपनी जेब से 100 फीट और 101 फीट वाउचर निकाले और उन्हें स्टाफ को सौंप दिया।
इसके बाद स्टाफ ने उसे गेम सेंटर से 2 बॉक्स दिए और मयंक भाटिया के पास ले आए। कर्मचारी फिर मुस्कुराए और कहा, सर, इस बॉक्स में एसो के गेमिंग उपकरण और निर्देश पुस्तिका है। आपको बस निर्देश पुस्तिका के अनुसार इंटरनेट केबल कनेक्ट करने और गेम शुरू करने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो खिलाड़ी सबसे तेजी से आगे बढ़ेंगे उन्हें खेल में पुरस्कार प्राप्त होंगे। आप स्तर बढ़ाने और पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं। मैं समझता हूं। धन्यवाद। मयंक भाटिया ने सिर हिलाया। गेम इंस्टॉलेशन मैनुअल बॉक्स के अंदर था। जब तक आप कंप्यूटर गेम खेलना जानते हैं तब तक आपके लिए गेम इंस्टॉल करना मुश्किल नहीं होगा। हालांकि गेमिंग उपकरण 2 थोड़े बड़े बक्से की तरह दिखते थे। उनमें केवल हेलमेट और कुछ कनेक्टिंग केबल थे। ये सभी उपकरण थे जिन्हें उन्नत तकनीक के माध्यम से संश्लेषित किया गया था। हालांकि वे थोड़े बड़े दिखते थे, लेकिन वास्तव में वे उतने भारी नहीं थे। उन दोनों ने केवल 5 किलोग्राम तक जोड़ा। मयंक भाटिया की सहन शक्ति के कारण उनके लिए 2 बॉक्स वापस ले जाना मुश्किल नहीं था। जहां तक स्टाफ मेंबर ने लेवलिंग अप में पहला स्थान लेने के बारे में क्या कहा था, मयंक भाटिया ने केवल इसे हंसते हुए टाल दिया। कुछ समय के लिए उन्होंने इस पर विचार भी नहीं किया। अभी के लिए उन्हें खाना पकाने के विभाग का प्रबंधन करने और हल्के उपन्यास लिखने की जरूरत थी। गेमिंग उनके इत्मीनान से जीवन का केवल एक हिस्सा था। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने पहला स्थान हासिल किया या नहीं। जहां तक लेवल अप करने की बात है, वह इसके बारे में बाद में सोचेगा। आखिर कौन हर दिन काम करना चाहता है जब वे इत्मीनान से जीवन जी सके। वो मुड़ा और दूसरी तरफ से समूह को छोड़ दिया। जैसे ही वो घर जाने वाला था, उसके पीछे से एक परिचित आवाज आई, मयंक भाटिया, तुम यहां क्यों हो? मयंक भाटिया थोड़ा स्तब्ध रह गए और पलट गए। यूचेंग आशिना इस समय उसके पीछे खड़ी थी। मुलायम और सुंदर बालों की 2 किस्में उसके कंधों के लंबवत थी। वो अपने पीले चेहरे पर मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। जैस्मिन अय्यर ने आज सफेद रंग की छोटी बाजू की शर्ट पहनी हुई थी, जो उनके खूबसूरत फिगर को निखार रही थी। उसने शुद्ध सफेद प्लीटेड स्कर्ट पहनी हुई थी। उसकी शुद्ध सफेद पोशाक उसके सामान्य सफेद मोजे के साथ जोड़ी गई एक युवा खिंचाव देती थी। जैस्मिन अय्यर को चर्च गेट में देखकर मयंक भाटिया थोड़ा हैरान हुए। मयंक भाटिया ने याद किया कि जैस्मिन अय्यर एक अमीर परिवार की बेटी थी। चर्च गेट में, जहां ओटाकू संस्कृति लोकप्रिय थी, जैस्मिन अय्यर को यहां नहीं आना चाहिए। तो वो आज यहां उससे क्यों टकराया? मयंक भाटिया जल्दी से होश में आ गए। उसने गेमिंग उपकरण अपने हाथ में उठाया और ईमानदारी से कहा, ओह, मैं यहां ऐसे गेमिंग उपकरण खरीदने आया हूं। अरे अय्यर-सान, तुम यहां क्यों हो? ओह, मैं यहां एक दोस्त के साथ हूं। जैस्मिन अय्यर मुस्कुराई। उसने 2 पोनीटेल वाली एक खूबसूरत सुनहरी लड़की की ओर इशारा किया। उसका नाजुक चेहरा बहुत प्यारा था और वो उसकी तरह ही सुंदर थी। उसने उसे मयंक भाटिया से मिलवाया। मयंक भाटिया सन, ये मेरी दोस्त है, सावा स्पेंसर लिली जमेश। अय्यर-सान, मैं सावा-सान को जानता हूं। मयंक भाटिया ने सामने 2 पोनीटेल वाली लड़की की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। सावा स्पेंसर लिली जमेश, डीपीएस के पिता एक ब्रिटिश राजनयिक थे। वह एक भारतीय अंग्रेजी मिश्रित रक्त वाली लड़की थी और वह बहुत प्रतिभाशाली थी। जैसे ही उसने स्कूल में प्रवेश किया, उसे शहर के कला विभाग के सुपर एस के रूप में चुना गया। स्कूल में लड़कों की नजर में योरी एक प्यारी, गोरी चमड़ी, मिश्रित रक्त, जुड़वा पोनीटेल के साथ गोरा, सपाट छाती, काले घुटने की लंबाई वाले मोजे और एक आभा थी जिसने लोगों को उसका पता लगाना चाहता था। वो एक प्यारी लड़की थी जो 2D साँचे में फिट बैठती थी। मयंक भाटिया को सावा लिली जमेश के बारे में पता चलने का कारण ये था कि मयंक भाटिया और लिली जमेश एक ही कक्षा में थे। हालांकि मयंक भाटिया के दोस्तों का सर्कल उनसे अलग था। वे दोनों कक्षा में अजनबियों की तरह थे।
स्कूल की शुरुआत के बाद से उन्होंने ज्यादा संवाद नहीं किया था। हालांकि मयंक भाटिया को इस बात से हैरानी हुई कि लिली जमेश और जैस्मिन एयर अच्छे दोस्त थे। हालांकि इसके बारे में सोचने के बाद मयंक भाटिया को राहत महसूस हुई। वे दोनों अमीर लड़कियां थीं। हो सकता है कि वे अपने परिवार की वजह से मिले हों और अच्छे दोस्त बन गए हों। हालांकि मयंक भाटिया को अभी भी लग रहा था कि ये अजीब है। लिली जमेश हमेशा स्कूल में एक असली अमीर लड़की रही थी। जिन विषयों पर उन्होंने अपने सहपाठियों के साथ बात की, उनका ओटाकू संस्कृति से कोई लेना देना नहीं था। उसने दिखाया कि उसे ओटाकू संस्कृति में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि उसने जैस्मिन एयर को अपने साथ एसएजी चर्च गेट तक जाने के लिए क्यों कहा, जहां ओटाकू संस्कृति प्रचलित थी। एक पल सोचने के बाद मयंक भाटिया के दिमाग में अचानक कौंध गया। उन्होंने एक वाक्य को याद किया जो उन्हें कुछ दिन पहले स्वादिष्ट रेस्तरां में जैस्मिन एयर के फोन से मिला था। आशिना, क्या तुम रविवार को खाली हो? मेरे साथ चर्च गेट पर आओ। इसके अलावा, आशिना, क्या आप मुझे खरीदारी करने के बाद अपने घर आने और मेरे मॉडल बनने के लिए कह सकती हैं? मैंने पाया कि आप एक महिला छवि के लिए बहुत उपयुक्त है, जिसके बारे में मैं वर्तमान में सोच रहा हूं। यह वाक्य काशी हैदरी नाम के किसी व्यक्ति के संदेश से आया है। यह सोचकर मयंक भाटिया को अचानक समझ में आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने रविवार को चर्च के गेट पर जैस्मिन एयर को देखा। तो ये इस तरह था। काशी हैदरी, लिली जेम्स, उनके नाम वास्तव में समान थे। मयंक भाटिया का मुंह मुड़ गया क्योंकि उसने गलती से एक अज्ञात रहस्य का पता लगा लिया। इसलिए लिली जमेश, जो स्कूल में एक अमीर लड़की की तरह दिखती थी, वास्तव में एक सुपर लोकप्रिय C18 दोजिनशी लेखक काशी हैदरी थी। हाँ, मैं बहुत होशियार हूं। इसलिए लिली जमेश ने जैस्मिन एयर को चर्च गेट तक उनके साथ जाने के लिए कहा क्योंकि उनके पास उनके जैसा ही गुण था। तो मयंक भाटिया और लिली जमेश सहपाठी हैं। मयंक भाटिया का स्पष्टीकरण सुनकर जैस्मिन एयर ने हैरानी से कहा। हाँ, मयंक भाटिया ने सिर हिलाया और लिली जेम्स की ओर देखा। उसने उसका अभिवादन करने की पहल की। हेलो, सावा। भले ही महिला ने क्या सोचा, विनम्रता से उसका अभिवादन करना आवश्यक था। लिली जमेश ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान निचोड़ ली, जिससे उसके प्यारे छोटे कुत्ते के दांत दिखाई दिए। वो बहुत क्यूट लग रही थी। हेलो, मयंक भाटिया। ज्यादातर लड़के इस प्यारी सी मुस्कान से तुरंत लिली जमेश की ओर आकर्षित हो जाएंगे। हालांकि लिली जमेश ने एक क्यूट लेडी की तरह काम किया था, लेकिन मयंक भाटिया की नजर में लिली जमेश सिर्फ एक महिला का किरदार निभा रही थी। उसने अनुमान लगाया कि वह अपने छिपे हुए व्यक्तित्व को बाहरी लोगों के सामने प्रकट नहीं करना चाहती थी। हालांकि मयंक भाटिया उनके साथ ही कक्षा में थे, लेकिन वह उनसे बहुत परिचित नहीं थे। एक साधारण अभिवादन के बाद वे दोनों चुप हो गए। माहौल एक पल के लिए बेहद अजीब हो गया। जैस्मिन एयर तुरंत खड़ी हो गई और बोली, मयंक भाटिया, चूंकि हम चर्च गेट में मिले थे, क्या आप हमारे साथ खरीदारी करने जाना चाहते हैं? इतना कहने के बाद जैस्मिन एयर को अचानक लगा कि उनके गाल थोड़े गर्म हो गए हैं, जिसके बारे में बात करते हुए ये पहली बार था जब उसने किसी लड़के को सीधे खरीदारी करने के लिए आमंत्रित किया था। वास्तव में वो नहीं जानती थी कि क्यों, लेकिन जब से मयंक भाटिया ने पेटू रेस्तरां में संकट को हल किया, जब तक मयंक भाटिया उसके साथ थे, तब तक वह सुरक्षा की एक अकथनीय भावना महसूस करती थी। हालांकि जैस्मिन एयर को पता था कि ये उसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव हो सकता है, फिर भी उसे उम्मीद थी कि मयंक भाटिया चर्च गेट में खरीदारी करने के लिए उसके साथ जाएगा। हालांकि जैस्मिन एयर का निमंत्रण जैसे ही उनके मुंह से निकले, लिली जमाल का चेहरा अचानक घबरा गया। मयंक भाटिया ने यह दृश्य देखा और सार्थक रूप से मुस्कुराए। ऐसा लग रहा था कि जैस्मिन एयर को अभी भी नहीं पता था कि लिली जमेश काशी हैदरी की असली पहचान है। लिली जमेश ने कुछ दिन पहले पेटू रेस्तरां से आशिना को जो संदेश भेजा था,
उसके बारे में सोचकर उसने अनुमान लगाया कि जैस्मिन एयर को उसके घर जाने के लिए कहने का लिली जमेश का असली मकसद मंगा बनाने जितना आसान नहीं था। एक मंगा कलाकार क्या कर सकता था जब उसने कहा कि आशिना उसकी महिला प्रधान बनने के लिए उपयुक्त थी। वो पेटू रेस्तरां की प्रमुख है। भविष्य में आपके द्वारा उसकी छवि कैसे बर्बाद की जा सकती है? आप पेटू रेस्तरां के सिर का मंगा बनाना चाहते हैं, यहां तक कि अगर आप स्कूल की प्यारी महिला हैं, तब भी इसकी अनुमति नहीं है। बेशक आपके लिए आकर्षित करने के लिए सामग्री ढूंढना असंभव नहीं है, जब तक कि आप आशिना का मंगा खींचते हैं और केवल मुझे दिखाते हैं। हालांकि इस तरह की सोच को हासिल करना स्पष्ट रूप से असंभव था। बेशक मयंक भाटिया के पास एक और बात थी, और वह थी वर्ल्ड ऑफ एक्सेलरेशन का चित्रण। इंडस्ट्री में हर कोई जानता था कि काशी हैदरी और हे रोमांस समान रूप से प्रसिद्ध थे। यदि हे रोमांस सेंसी उसके लिए एक उदाहरण बनाने के लिए सहमत नहीं था, तो वह जानता था कि लिली जमेश वर्ल्ड ऑफ एक्सेलरेशन के लिए एक उदाहरण भी बना सकता है। उनके सामने रेडीमेड काशी हैदरी के साथ मयंक भाटिया ने स्वाभाविक रूप से इस अवसर को जाने देने की योजना नहीं बनाई थी। एक पल की चुप्पी के बाद उसने परेशान होने का नाटक किया और अपने हाथ में गेमिंग उपकरण उठाया। हालांकि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है, क्या खरीदारी करते समय 2 गेमिंग उपकरण ले जाना थोड़ा अनुचित नहीं? मयंक भाटिया की बातों में हल्की अस्वीकृति सुनकर लिली जमेश ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और अचानक उसकी आंखों में खुशी का एक निशान दिखाई दिया। लिली जमेश को चुपचाप देख रहे मयंक भाटिया ने ये नजारा देखा और अपने ही विचारों को लेकर और भी ज्यादा आश्वस्त हो गए। निश्चित रूप से इस लड़की के पास निश्चित रूप से जैस्मिन एयर को चर्च के गेट तक अपने साथ जाने देने की एक पूर्व नियोजित योजना थी। वास्तव में वो केवल 2 गेमिंग उपकरण ले जा रहा था, क्योंकि वो लिली जमाल की योजना में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। हालांकि जब उन्होंने ये कहा तो मयंक भाटिया भी थोड़े चिंतित थे। अगर जैस्मिन एयर ने उसे ऐसे ही जाने दिया तो वो वास्तव में कुछ नहीं कर सकता था। ये पसंद के खेल की तरह था। यदि उसने गलती से गलत चुनाव कर लिया तो उसे वास्तव में चर्च गेट छोड़ना होगा। हालांकि अगर वह सीधे सहमत हो जाता है तो लिली जमेश को संदेह होगा, और यह अच्छा नहीं होगा अगर वो उसके खिलाफ सतर्क रहे। मयंक भाटिया के जवाब ने जैस्मिन अय्यर को निराश कर दिया। कुछ देर सोचने के बाद ऐसा लग रहा था कि उसने अचानक कुछ सोचा है, और उसके चेहरे पर खुशी का एक निशान दिखाई दिया। उसने सिर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, खैर ये कैसा है मयंक भाटिया छात्र, गेमिंग उपकरण कार में डाल दो। जिस कार ने लिली जमेश और मुझे यहां भेजा था वो दूर पर हमारा इंतजार कर रही है। जब हम चर्च गेट का दौरा कर लेंगे तो मैं आपको वापस भेजने के लिए ड्राइवर को कहूंगा। उसके बारे में क्या ख्याल है? ओह, मैं समझता हूं। मयंक भाटिया खुश थे। उसकी निगाहें अनजाने में जैस्मिन एयर के पीछे सावा और लिली जमेश पर टिकी थी। उसने देखा कि वो अपने दांतों को भींचकर उसे घूर रही थी, जिससे उसके नाजुक कुत्ते के दांत दिखाई दे रहे थे। उसके चेहरे पर भयंकर भाव था। अगर लुक मार सकता था तो वह दर्जनों बार मर गया होता। इसके अलावा वो कह रही थी, यदि आप सहमत होने की हिम्मत करते हैं तो आप मृत मांस हैं। जब उसने मयंक भाटिया को अपनी तरफ देखते देखा तो लिली जेम्स के हाव भाव बदल गए। उसके चेहरे पर नजर एक पल में गायब हो गई और वो अपने मूल महिला जैसी उपस्थिति में लौट आई। उसने दूर से देखा जैसे कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। हालांकि मयंक भाटिया ने अभी ये सीन देखा था। हम्फ, चूंकि आप नहीं चाहते कि मैं आपके साथ खरीदारी करने जाऊं, तो मैं खरीदारी करने जाऊंगा। आइए देखें कि आप इसके बारे में क्या कर सकते हैं। आशिना की पवित्रता की रक्षा की योजना शुरू हुई। बहुत बहुत धन्यवाद हायर छात्र। मैं चर्च गेट पर ज्यादा नहीं गया हूं और मैं लंबे समय से घूमना चाहता हूं। यह देखकर कि मयंक भाटिया सहमत हो गए हैं,
जैस्मिन एयर, जो अभी भी थोड़ी घबराई हुई थी, तुरंत आराम कर गई। वो खुशी से मुस्कुराई और बोली, आपका स्वागत है। मयंक भाटिया के छात्र ने पिछली बार खाद्य विभाग के मुद्दे को हल करने में मेरी मदद की थी। मैंने अभी तक आपको ठीक से नहीं चुकाया है। ऐसे भी कारण हैं जिनकी वजह से मैं खाद्य विभाग नहीं छोड़ना चाहता। जिसकी बात करें तो जैस्मिन एयर असली महिला थी। इतना विनम्र जवाब सुनकर मयंक भाटिया मंद मंद मुस्कुराए और जैस्मिन एयर के पीछे पीछे प्राइवेट कार में चले गए। कुछ ही दूरी पर जो किसान एसओ खरीदना चाहते थे, उन्होंने अचानक उन्हें गहरी अवमानना और ईर्ष्या की दृष्टि से देखा। ये शापित नकद भुगतान। जैस्मिन एयर ने कार का दरवाजा खोला, 2 गेमिंग डिवाइस पीछे की सीट पर रख दिए और अंदर के ड्राइवर से कहा, हम बाद में वापस आएंगे। फिर वह मयंक भाटिया को लिली जमेश के पास ले गई। खामोश लिली जमेश की ओर देखते हुए उसने चिंता से पूछा, लिली जमेश, क्या हुआ? मयंक भाटिया, सान को देखने के बाद से आपने बात क्यों नहीं की? मुझे देखकर तीसरे पहिए जिसने उसकी योजना को बाधित किया, वो स्वाभाविक रूप से बुरे मूड में थी। वो शायद मुझे दूर भगाने के लिए एक नई योजना के बारे में सोच रही है। मयंक भाटिया मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। आखिरकार वो एक हाई स्कूल का छात्र हुआ करता था। भले ही वो लिली जेम्स हो, वो कम से कम उसके 70% से 80% विचारों का अनुमान लगा सकता था। ये कुछ भी नहीं है। लिली जमेश ने तुरंत अपना सिर हिलाया और उसकी सुनहरी जुड़वा पोनीटेल भी उसके सिर से चंचलता से हिल गई। जैस्मिन एयर के बगल में मौजूद मयंक भाटिया पर नजर डालने के बाद वह कुछ देर चुप रही। फिर उसने अचानक जैस्मिन एयर का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, आशिना, मैंने अपने सहपाठियों से सुना है कि चर्च गेट के पास एक अच्छी किताबों की दुकान है। क्या आप जाकर एक साथ देखना चाहते हैं? जैस्मिन एयर ने सिर हिलाया। ठीक है, चलो चलते हैं और देखते हैं। मयंक भाटिया सन, आपका क्या? मुझे परवाह नहीं है। मयंक भाटिया ने हाथ फैलाए। वो मुख्य रूप से आज चर्च गेट पर आना चाहता था। इसके अलावा उनकी याद में चर्च गेट की किताबों की दुकान में केवल हल्के उपन्यास और किताबें थी। उसने अनुमान लगाया कि लिली जेम्स का विचार किताबों में जाने का था। यह देखकर कि मयंक भाटिया सहमत हो गया, लिली जमेश ने तुरंत जैस्मिन एयर की बाह पकड़ ली और उसे एक किताबों की दुकान में खींच लिया। मयंक भाटिया ने भी तुरंत पीछा किया। यह चर्च गेट की सबसे बड़ी किताबों की दुकान थी। किताबों की दुकान में प्रवेश करने के बाद मयंक भाटिया की निगाहें किताबों की अलमारियों पर घूम गई। कई हल्के उपन्यास थे, लेकिन अधिकांश हल्के उपन्यासों में ओटाकस को आकर्षित करने के लिए कवर पर सुंदर लड़कियां थी। उदाहरण के लिए द डार्क एक्सप्लोसिव फ्लेम फेरी जैसे उपन्यास के लिए मयंक भाटिया कवर से बता सकते हैं कि इस उपन्यास के लेखक ने ओटाकस के मनोविज्ञान पर बहुत शोध किया होगा। वो एक आधे समय का उपन्यास लिखने में सक्षम होना चाहिए जो सीमा रेखा पर था, लेकिन इतना स्पष्ट नहीं था कि लोग खुद को रोकने में असमर्थ हो। जहां तक जैस्मिन एयर की बात है, वो बहुत अधिक रूढ़िवादी थी। बुकशेल्फ पर कवर को देखने से ही उसका चेहरा थोड़ा शर्मा गया। लिली जमेश की आंखें जुनून से भरी थी, क्योंकि वो बुकशेल्फ पर हल्के उपन्यासों को देख रही थी। और डिंग, काशी हैदरी को मेजबान को काम बनाने में मदद करने के लिए सहमत होने से आपको 2 फंतासी बिंदु मिलेंगे। इतना कहने के बाद मयंक भाटिया के दिमाग में सिस्टम प्रॉम्प्ट सुना। इस मिशन की कोई समय सीमा नहीं थी, जिसका मतलब था कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि कूलडाउन कब समाप्त हो गया, उसे 2 फंतासी अंक प्राप्त होंगे। अब तक केवल 3 मिशन थे। छोटी बहन मायरा के वर्जित कक्ष में प्रवेश करना, 2 फंतासी बिंदु। मुझे कुंद होने के लिए क्षमा करें, लेकिन यहां सभी हल्के उपन्यासकार कचरा है। नवागंतुक बिक्री सूची में पहला स्थान प्राप्त करना, हल्की उपन्यास प्रतिभा का स्तर बढ़ाया गया, 1 फंतासी बिंदु। उनके पास पहले से मौजूद एक फैंटेसी पॉइंट को जोड़ते हुए अगर मयंक भाटिया इन 3 मिशनों को पूरा करते हैं तो उन्हें 5 फैंटेसी पॉइंट मिलेंगे।
यहां तक कि स्तर 3 खाना पकाने की प्रणाली भी स्तर ऊपर उठेगी। हालांकि सिस्टम ने सीधे तौर पर यह नहीं कहा था कि लिली जमेश काशी हैदरी है, लेकिन लिली जमेश की प्रतिक्रिया के आधार पर मयंक भाटिया पहले से ही निश्चित थे। ये मेरा यहां पहली बार है, इसलिए मैं इससे परिचित नहीं हूं। लिली जमेश ने अपने छोटे कुत्ते के दांतों को दिखाया क्योंकि उसकी आंखें मयंक भाटिया को घूर रही थी। लिली जमेश ने मुझे बताया कि वो पहले कभी यहां नहीं आई है। वो बस चर्च के गेट पर एक नजर डालना चाहती थी। मयंक भाटिया के सहपाठी को लिली जेम्स के लिए मुश्किल नहीं करनी चाहिए। जैस्मीन एयर ने हंसते हुए कहा, लड़की, तुम अभी भी बहुत शुद्ध हो। यदि आप इस तरह से कार्य करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप होंजिना बन जाते हैं या नहीं। आशिना को लिली जमेश के लिए बोलते देख मयंक भाटिया ने अपने दिल में कड़वी मुस्कान बिखेर दी। दरअसल वो सिर्फ मजाक कर रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लिली जमेश ने इसे स्वीकार किया या नहीं। मयंक भाटिया को बुकशेल्फ पर चलते हुए और हल्के उपन्यासों को पलटते हुए देखकर आशिना ये पूछने में मदद नहीं कर सकी, क्या मयंक भाटिया का हल्का उपन्यास प्रस्तुत होने वाला है? नहीं, ये प्रकाशित होने वाला है। ये 1 या 2 सप्ताह में बिक्री पर होना चाहिए। मयंक भाटिया हंस पड़े। अपनी लेखन गति के साथ वो आसानी से एक दिन में 40,000 शब्द लिख सकते थे। प्रकाशन के लिए आवश्यक शब्दों की संख्या भरना मुश्किल नहीं था। आखिरकार ये लगभग मूल कथानक के समान ही था। अगर वो धीरे धीरे लिखता तो ये वाकई शर्मनाक होता। इसके बाद उन्हें चित्र बनाने में मदद करने के लिए केवल हेरोमांस या काशी हैदरी पर विचार करने की आवश्यकता थी। इतनी जल्दी? जैस्मीन एयर ने अपना मुंह ढक लिया और मयंक भाटिया को आश्चर्य से देखा। अगर उन्हें ठीक से याद है तो मयंक भाटिया ने कुछ दिन पहले ही उपन्यास लिखना शुरू किया था। हालांकि जैस्मीन एयर ने पहले कभी कोई हल्का उपन्यास नहीं लिखा था, लेकिन उन्होंने कमोबेश हल्के उपन्यासों के बारे में सुना था। लेकिन मयंक भाटिया एक नवागंतुक थे और 1 सप्ताह से भी कम समय में वो उन्हें बता रहे थे कि न केवल उनका हल्का उपन्यास समाप्त हो गया है, बल्कि वह इसे प्रकाशित करने की तैयारी भी कर रहे हैं। क्या सुधार की यह दर थोड़ी बहुत अविश्वसनीय नहीं थी? लड़की, हैरान मत हो। मैं सिर्फ एक अलग उपनाम के साथ एक लेखक हूं। हालांकि मयंक भाटिया को इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन जैस्मीन एयर मयंक भाटिया के बारे में जिज्ञासा से भरी हुई थी, जो चमकते हुए व्यंजन बना सकते थे और हल्के उपन्यास लिख सकते थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मयंक भाटिया के सहपाठी की किताब खरीदूंगी और प्रकाशित होने के बाद इसे पढ़ूंगी। ठीक है, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। चूंकि ये चर्च गेट में सबसे बड़ी किताबों की दुकान थी, इसलिए मयंक भाटिया और अन्य लोगों ने कुछ समय के लिए ब्राउज करने के बाद केवल आधे हल्के उपन्यासों को समाप्त किया। मयंक भाटिया आजकल हल्के उपन्यासों की लोकप्रियता पर आहे भरने के अलावा कुछ नहीं कर सके। एक गाय पर बाल जितने हल्के उपन्यास लेखक थे, उतने ही हल्के उपन्यास लेखक थे। उन्होंने सोचा कि उनकी वर्ल्ड ऑफ एक्सेलरेशन एक ऐसे युग में एक नवागंतुक के रूप में कैसे बिकेगी जहां हल्के उपन्यास लेखक हर जगह थे। ये बहुत गर्म है, लिली जमेश ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्योंकि उसने अपने माथे से पसीना पोंछा। जैस्मिन एयर ने भीड़ भाड़ वाली किताबों की दुकान पर नजर डाली और कहा, यहां काफी गर्मी है। क्या हमें चर्च गेट के कोल्ड ड्रिंक स्टोर पर जाकर थोड़ी देर बैठकर बाद में वापस आना चाहिए? लिली जमेश की आंखें खुशी से चमक उठीं। कोई जरूरत नहीं है। मुझे याद है कि मैंने बाहर एक कोल्ड ड्रिंक वेंडिंग मशीन देखी थी। आशिना यहां मेरा इंतजार कर रही है। मैं बाहर जाऊंगा और इसे खरीदूंगा। जैस्मीन एयर ने कहा, लिली जमेश, चलो साथ चलते हैं। कोई जरूरत नहीं है। मौसम बहुत गर्म है। अगर हम एक साथ चलते हैं तो क्या यह और भी गर्म नहीं होगा? मैं अपने आप से जाऊंगा। आप और मयंक भाटिया सहपाठी यहां मेरा इंतजार कर सकते हैं। लिली जमेश ने उसके चेहरे पर मुस्कान निचोड़ ली। फिर उसने अपने द्वारा ले जा रहे काले चमड़े का बैग उठाया
और किताबों की दुकान से बाहर भाग गई। इस लड़की के साथ कुछ गड़बड़ थी। मयंक भाटिया ने लिली जमेश को जल्दी से जाते हुए देखा और अपने दिल में हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। क्या ये उस यमदा भूत की किताब नहीं है? मयंक भाटिया की नजर अनजाने में बुकशेल्फ पर लगे डार्क फ्लेम फेरी नाम के एक हल्के उपन्यास पर टिक गई। हालांकि इस हल्के उपन्यास की बिक्री लव मेट्रोनोम और फैंटेसी डेमन स्वॉर्ड लीजेंड जितनी अच्छी नहीं थी, फिर भी ये शीर्ष विक्रेताओं में से एक थी। किताब के कवर पर एक प्यारी, सुनहरी, सफेद स्टॉक वाली लोली थी। उसने एक काली पोशाक पहनी हुई थी जो ऐसा लग रहा था कि एक जादुई लड़ाई से बनाई गई है। वो मुश्किल से उन हिस्सों को कवर कर सकती थी जिन्हें कवर किया जाना था। बस ये कवर अकेले कई सज्जनों को एक नजर के लिए किताब खोलने के लिए आकर्षित करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। मयंक भाटिया ने उत्सुकता से किताब खोली। दरअसल एक हल्के उपन्यास के कवर और चित्रों ने लोगों को हल्का उपन्यास पढ़ने के लिए केवल आंशिक रूप से आकर्षित किया। हालांकि अगर कहानी बहुत उबाऊ होती तो इसका कोई खास फायदा नहीं होता। उद्योग में एक कहावत थी, मिट्टी एक दीवार का समर्थन नहीं कर सकती। यदि लोगों को आकर्षित करने के लिए एक हल्के उपन्यास के कवर का उपयोग किया जाता है तो कोई भी सामग्री के साथ नहीं रह पाएगा और अंतिम बिक्री भयानक होगी। यामादा गोबलिन न केवल थोड़े कामुक आवरण के कारण बल्कि आकर्षक सामग्री के कारण भी बड़ी संख्या में पाठकों और प्रशंसकों को आकर्षित करने में सक्षम था। मयंक भाटिया ने इसे स्किम किया। सामग्री कवर की तरह ही लिखी गई थी। यह बेहद कामुक था, लेकिन कथानक का नियंत्रण बहुत उपयुक्त था। इसने लोगों को खुद को रोकने में असमर्थ बना दिया। उन्हें पढ़ना जारी रखने की तत्काल इच्छा थी। यामादा गोबलिन तो ये एक हल्का उपन्यास लेखक है जो कामुक लेखन में अच्छा है। कोई आश्चर्य नहीं कि इसने इतने सारे प्रशंसकों को आकर्षित किया। मयंक भाटिया ने हंसते हुए कहा, आखिरकार ये एक हल्का उपन्यास था। अधिकांश पाठकों को एक अनुभवी होने की भावना पसंद आई। साथ ही यामादा गोबलिन की लेखन शैली अद्वितीय थी और इसने ओटाकू पाठकों के दिलों पर कब्जा कर लिया। इसने ओटाकस के लिए जो इस शैली को पसंद करता था, पढ़ना बंद करना असंभव बना दिया। हम लोगों को आकर्षित करने के लिए कामुक लेखन पर भरोसा कर रहे हैं। वर्तमान प्रकाश उपन्यास की दुनिया वास्तव में है। इस पुस्तक के साथ ये सज्जन कितने भ्रष्ट हो गए हैं। इस प्रकार के उपन्यास के बारे में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, मैं इस किताब को खरीद रहा हूं। आशिना त्सुकासा, जो लिली जमेश का इंतजार कर रही थी, ऊब गई थी जब उसने मयंक भाटिया को मुड़ते हुए देखा और हाथ में डार्क एक्सप्लोसिव फेरी लाइट उपन्यास लिए बुक स्टोर मैनेजर की ओर चल रहा था। तो वो कुछ संदेह के साथ बुकशेल्फ को देखने से खुद को नहीं रोक सकी। किताबों की दुकान में केवल एक किताब नहीं थी। जब मयंक भाटिया ने एक लिया तो बाकी स्वाभाविक रूप से सामने आ गए। जैस्मीन अय्यर ने उत्सुकता से इसे उठाया और पहले पन्ने पर चली गई। किताब की शुरुआत काफी सामान्य थी। यह मुख्य रूप से एक फंतासी शैली में था। हालांकि पुरुष प्रधान से मिलने के बाद कथानक अधिक से अधिक भद्दा हो गया। हालांकि ये केवल एक सतही विवरण था, फिर भी इसने जैस्मीन अय्यर को शर्मा दिया, जो इस शैली के संपर्क में कभी नहीं आई थी। जैसे ही उसने उपन्यास पढ़ा, जैस्मीन अय्यर की उंगलियां कांपने लगी। उसका चेहरा लाल और लाल हो गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हालांकि वो उपन्यास में खुद को विसर्जित करना जारी नहीं रखना चाहती थी। जैस्मीन अय्यर को लगा कि उसकी आत्मा ने एक नई दुनिया में प्रवेश कर लिया है। एक नए महाद्वीप का अज्ञात क्षेत्र उसका इंतजार कर रहा था। वो मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन किताब की खोज और उद्घाटन जारी रखना चाहती थी। अय्यर, तुम क्या कर रहे हो? जैसे ही जैस्मीन अय्यर पढ़ने में तल्लीन थी, एक आवाज ने उसे नई दुनिया के ज्ञान से जगाया। जैस्मीन अय्यर चौंक गई और जल्दी से किताब को वापस अपनी मूल स्थिति में रख दिया।
जब उसने देखा कि उसके पीछे का व्यक्ति मयंक भाटिया था, तो वो राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने शिकायत की, मयंक भाटिया, गंभीरता से, तुमने मुझे डरा दिया। क्षमा करें। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अय्यर उपन्यास पढ़ने में इतना तल्लीन होगा और आपको परेशान करेगा। मयंक भाटिया ने माफी मांगते हुए कहा। उसी समय उन्होंने अपना सिर उठाया और जैस्मिन अय्यर के पीछे देखा। वह इस बात को लेकर थोड़ा उत्सुक था कि आशिना उसमें इतना तल्लीन होने के लिए क्या पढ़ रही थी। नहीं, ये कुछ भी नहीं है, ये देखकर कि मयंक भाटिया देख रहे थे। जैस्मिन अय्यर तुरंत बुकशेल्फ के सामने झुक गई और उनके पीछे किताब को ब्लॉक कर दिया। उसने जल्दी से विषय बदल दिया और कहा, म्यू, मयंक भाटिया, यिंग, लिली जमेश कोल्ड ड्रिंक खरीदने के लिए बाहर गए हैं और लंबे समय से वापस नहीं लौटे हैं। क्या उसे कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता था? क्या हमें जाकर उसकी तलाश करनी चाहिए? वास्तव में ऐसा लगता है कि लगभग आधा घंटा हो गया है। मयंक भाटिया ने सिर हिलाया। हालांकि जैस्मिन अय्यर का लुक थोड़ा अजीब था, लेकिन मयंक भाटिया ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा, जिसके बारे में बोलते हुए लिली जमेश पहले ही 10 मिनट से अधिक समय के लिए जा चुकी थी। चाहे कुछ भी हो, उसे वापस लौटना चाहिए था। कोई खबर क्यों नहीं आई? जब जैस्मिन अय्यर ने मयंक भाटिया को अपने सामने देखा, तो वो मदद नहीं कर सकी, लेकिन अभी सामग्री के बारे में सोच सकी। उसका चेहरा अचानक लाल हो गया, जिसके बारे में बोलते हुए उपन्यास में वर्णित दृश्य एक सन बालों वाली लड़की और एक लड़के के बीच की घटना लग रहा था, जो उसी स्कूल का उसका अच्छा दोस्त था। ये सोचते ही जैस्मिन अय्यर का चेहरा अचानक लाल हो गया। उसकी दोबारा मयंक भाटिया की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसने घबराकर कहा, तो चलो अलग हो जाते हैं और उसकी तलाश करते हैं। ये तेज होगा। ओह ठीक है। ये देखकर कि मयंक भाटिया सहमत हो गए हैं, जैस्मिन अय्यर ने तुरंत राहत की सांस ली। फिर वो उस निकाह से बाहर भाग गई थी जिससे लिली जमेश अभी अभी बाहर निकली थी। अभी क्या हुआ? मयंक भाटिया ने आश्चर्य से देखा कि आशिना के जाने के रूप में वो भाग रही थी। भले ही वो अपने बिस्वा दशा में जीवित था और अब वो फिर से 17 साल का था, फिर भी वह समझ नहीं पा रहा था कि लड़कियां क्या सोच रही थी। लेकिन जैस्मिन अय्यर की पीठ को देखकर मयंक भाटिया ने सिर हिलाया। युवा लड़की, तुम अभी भी बहुत भोली हो। महान काशी हैदरी को खोजना इतना आसान कैसे हो सकता है? हालांकि जब मयंक भाटिया प्रवेश द्वार पर पहुंचे, तो उन्होंने किताबों की दुकान से जैस्मिन अय्यर का पीछा करने का विकल्प नहीं चुना। इसके बजाय वो उस बुकशेल्फ पर वापस चला गया जिसके पास से वो अभी अभी गुजरा था। अगर मयंक भाटिया को नहीं पता होता कि लिली जमेश इस किताब के मंगा लेखक काशी हैदरी है, तो हो सकता है कि वह आशिना की तरह बाहर कोल्ड ड्रिंक वेंडिंग मशीन में गए हों। लेकिन अब चीजें अलग थी। लिली जेम्स की असली पहचान के बारे में जानने के बाद चीजें बहुत सरल हो गई। निश्चित रूप से एक बुकशेल्फ के कोने में, जिसके पास से वो अभी अभी गुजरा था, डबल पोनीटेल वाली एक खूबसूरत सुनहरी लड़की वहां खड़ी थी। उसके प्यारे कुत्ते के दांत उसके मुंह के कोने पर उजागर हुए थे। उसकी खूबसूरत नीली आंखें ध्यान से चारों ओर देख रही थी। यह सुनिश्चित करने के बाद कि आसपास कोई नहीं है, उसने अपने पैर पटकते हुए मौके पर कूद गई। फिर वो बुकशेल्फ के शीर्ष पर रखे कवर पर स्तनों वाली एक लड़की के साथ एक मंगा पकड़ने के लिए पहुंची। लेकिन क्योंकि उसने अपनी पीठ पर ध्यान नहीं दिया, उसका सिर उसके पीछे बुकशेल्फ से टकरा गया। आउच, आउच। दर्द के रोने के साथ कुछ किताबें लड़की के सिर पर गिर गई। ये इतना दर्दनाक था कि उसकी आंखों से लगभग आंसू गिर पड़े। उसने अपना सिर पकड़ लिया और बुकशेल्फ पर मंगा को देखा। उसकी ऊंचाई उसकी कमजोरी थी। मयंक भाटिया मदद नहीं कर सके, लेकिन असहाय रूप से अपने माथे को पकड़ रहे थे और फूट फूट कर मुस्कुरा रहे थे। हालांकि लिली जमेश की हरकतों ने उन्हें पूरी तरह से आश्वस्त कर दिया। लिली जमेश मंगा लेखक होना चाहिए, काशी हैदरी।
और वो इतने लंबे समय से इस किताब के लिए इतनी मेहनत कर रही थी। हम्फ, मुझे विश्वास नहीं है कि मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता। लिली जमेश के जिद्दी कुत्ते के दांत उसके मुंह के कोने पर उजागर हो गए थे। उसने अनिच्छा से अपने पैर पटके। जैसे ही वो फिर से उछली, एक बड़ा हाथ उसके कंधे पर दबा गया। लिली जमेश कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसने मुड़कर मयंक भाटिया का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा। उसके हाव भाव बदल गए और वह सूख कर हंस पड़ी। मयंक भाटिया, तुम यहां क्यों हो? मैंने आपको तब देखा था जब आप इस पुस्तक को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। बाई, म्यू, यिंग, ली, सहपाठी। मयंक भाटिया ने हाथ बढ़ाया और बिखरे हुए हल्के उपन्यासों को उनकी मूल स्थिति में वापस रख दिया। हालांकि जब उन्होंने काशी हैदरी नाम का उल्लेख किया तो मयंक भाटिया ने जानबूझकर अपने स्वर पर जोर दिया। हाँ, लड़की, भोला मत बनो। क्या आपको लगता है कि आप अभी भी इसे इस तरह के समय में छिपा सकते हैं? लिली जमेश ने मयंक भाटिया को काशी हैदरी का उल्लेख करते हुए सुना तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने आश्चर्य से पूछा, आप पहले से ही जानते हैं? मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पता है। आप? लिली जमेश का मूल रूप से पीला चेहरा तुरंत लाल हो गया। उसने मयंक भाटिया को गुस्से से देखा और तेजी से सिर हिलाया। उसकी सुनहरी जुड़वा पोनीटेल भ्रम की तरह थी, क्योंकि उन्होंने मयंक भाटिया को आगे पीछे कोड़े मारे थे। अभी जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। मेरे सामने उस नाम का उल्लेख मत करो। हालांकि वो लिली जमेश के हमले से हैरान थे, लेकिन मयंक भाटिया की फिजिक लाजवाब थी। वह जल्दी से वापस कूद गया और लिली जमेश की अटैक रेंज को चकमा दे दिया। मयंक भाटिया को आसानी से अपने हमले से बचते हुए देखकर लिली जमेश गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लेने से खुद को नहीं रोक सकी। उसने मयंक भाटिया को गुस्से से घूरते हुए देखा, जैसे वो मयंक भाटिया को टुकड़े टुकड़े करना चाहती हो। बहस करना बंद करो। ऐसे ही करते रहेंगे तो लोग आकर्षित होंगे। मुझे मत बताओ कि आप चाहते हैं कि दूसरों को आपकी पहचान पता चले। हम्फ। मयंक भाटिया की धमकी सुनकर मूल रूप से अभिमानी रानी जैसी लिली जमेश ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया और एक दुखद कराह निकाली। मयंक भाटिया को उम्मीद नहीं थी कि लिली जमेश का इतना बड़ा रिएक्शन होगा। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछ सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि स्कूल में लोगों के लिए आपकी पहचान जानना बहुत शर्मनाक है? चुप रहो। मुझसे इसका जिक्र मत करो। ठीक है, तो मैं इसका जिक्र नहीं करूंगा। मयंक भाटिया को उम्मीद नहीं थी कि लिली जमेश को इस मामले पर इतनी बड़ी प्रतिक्रिया होगी, इसलिए उन्होंने इसका दोबारा जिक्र नहीं किया। उसने लिली जमेश के खराब संसाधनों पर नजर डाली और अपने दिल में हंसने से खुद को नहीं रोक सका। जिसके बारे में बात करते हुए उन्होंने इंटरनेट पर काशी हैदरी की किताबें देखी थी। वो हमेशा सोचता था कि काशी हैदरी की किताबें सपाट स्तनों के बारे में क्यों थी। अब ऐसा लग रहा था कि वह समझ गया है कि क्यों। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं था। इस समय मयंक भाटिया को अचानक जैस्मिन एयर और स्तन के आकार के साथ बुकशेल्फ पर किताब के बारे में याद आया। वो आश्चर्य से कहने के अलावा कुछ नहीं कर सका। सावासान, तुम आशिना को अपने घर जाने के लिए कह रही हो। मुझे मत बताओ कि आप उसे एक नए प्रकार की महिला लीड के रूप में उपयोग करने के बारे में सोच रहे हैं। वास्तव में मयंक भाटिया ने जिस दूसरे प्रकार का उल्लेख किया था, वो एक ऐसा क्षेत्र था जिसके संपर्क में लिली जमेश पहले नहीं आया था। आशिना का शरीर निश्चित रूप से लिली जमेश के नए क्षेत्र के लिए अधिक उपयुक्त था। क्या ऐसा हो सकता है कि लिली जमेश वास्तव में जैस्मिन एयर को पुस्तक की महिला प्रधान के रूप में उपयोग करने की योजना बना रही थी? हालांकि सुंदर महिला डॉजिन्शी लेखकों ने कला के लिए अपने दोस्तों को किताबों के रूप में आकर्षित किया था। क्या यह बहुत अजीब नहीं लगेगा? हम्फ, मैं उतना विकृत नहीं हूं जितना आप सोचते हैं। मैं अपने सहपाठियों को किताबों के रूप में उपयोग करना चाहता हूं।
लिली जमेश ने अपनी बाहों को पार किया और अपने होठों को कर्ल किया। ये देखकर कि लिली जमेश का आशिना को किताब के रूप में इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं था, मयंक भाटिया राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सके। उन्होंने बुकशेल्फ पर किताब की ओर इशारा किया और कहा, फिर गोल्डन रिट्रीवर सहपाठी हूं। दरअसल जब उसने अभी अभी सावा लिली जमेश की उपस्थिति देखी तो वो इस शब्द के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सका। जब उसने इसे जोर से कहा तो उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कहा है। उसने जल्दी से शेल्फ पर रखी किताब की ओर इशारा किया और खुद को ठीक किया। नहीं, सावा सहपाठी, क्या आप अभी भी ये पुस्तक चाहते हैं? युवा छात्रों को इसे नीचे ले जाने से रोकने के लिए पुस्तक को इस स्थिति में रखा गया था और खूबसूरत लिली जमेश इस जाल में फंस गई। उसकी ऊंचाई के साथ उसके लिए उस तक पहुंचना असंभव था। नहीं, मुझे इस तरह की चीज क्यों पसंद आएगी? लिली जमेश ने दुखी भाव से मयंक भाटिया की ओर देखा। ठीक है, चलो वापस चलते हैं, आशिना आपको ढूंढ रही है। मयंक भाटिया मुड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के चला गया। हूं, आह, आह, इंतजार करना। हूं, गोल्डन रिट्रीवर, ये रहा। अंत में मयंक भाटिया ने बुकशेल्फ से किताब निकालकर लिली जमेश को सौंप दिया। जब से लिली जमेश ने इस किताब के लिए इतनी मेहनत की थी, तब से मयंक भाटिया को ये किताब बहुत पसंद आई थी। आखिरकार वे सहपाठी थे। वो स्वाभाविक रूप से उसे अकेला नहीं छोड़ेगा और इस पुस्तक के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखेगा। हम्फ। मयंक भाटिया को किताब देते देख लिली जमेश की आंखों में गुस्सा धीरे धीरे गायब हो गया। उसने अपना सिर उठाया और एक रानी जैसी अहंकारी कुबड़ बनाई और कहा, मैं वास्तव में इसकी मदद नहीं कर सकती, चूंकि आपने पहले ही किताब ले ली है। अगर मैं इसे नहीं खरीदता हूं तो ये आपके प्रयासों की बर्बादी होगी। मयंक भाटिया को उम्मीद नहीं थी कि एनीमे में पाठ्य पुस्तक त्सुंडेरे वास्तव में एक दिन उनके सामने दिखाई देगी। वो मदद नहीं कर सके लेकिन कड़वाहट से मुस्कुराए। अरे, इसे खरीदने में मेरी मदद करो। इसी समय लिली जमेश ने अपनी जेब से 10,000 रुपए और किताब निकाली और उसी समय मयंक भाटिया को सौंप दी और फुसफुसाया, आप इसे स्वयं क्यों नहीं खरीदते? मयंक भाटिया अवाक रह गए। लिली जमेश का चेहरा लाल हो गया। अरे बदमाश, अगर मैं तुमसे ये करने के लिए कहूं तो करो। मुझे मत बताओ कि तुम खुद किताब खरीदने में बहुत शर्मिंदा हो। मयंक भाटिया ने किताब और पैसे ले लिए और उसकी आंखों में एक अजीब नजर के साथ पूछा, हम्फ, मैं तुम्हें बाद में जूस पिलाऊंगा। सौदा। एक गिलास जूस के प्रलोभन में मयंक भाटिया ने आखिरकार लिली जमेश को उसके लिए किताब खरीदने में मदद करने का फैसला किया। वह बाहर गया और बाकी के पैसे और किताब लिली जेम्स को दे दी। लिली जमेश ने किताब को अपने बैग में रखा और संतुष्ट नजर से किताबों की दुकान से बाहर निकल गई। वो खुद किताब खरीदने आई थी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से भुगतान करने की हिम्मत नहीं की। ये पता चला है कि वह किताब ले जाने के लिए ये काला बैग लाई थी। मयंक भाटिया ने लिली जमेश के हाथ में काले बैग को देखा और मन ही मन सोचा, लेकिन फिर अगर वह किताब का कलाकार होता तो उसे अपने सहपाठियों को बताने में शर्म आती। मयंक भाटिया ने लिली जमेश की बात को काफी समझा। हालांकि उन्होंने टास्क पूरा नहीं किया, लेकिन मयंक भाटिया जल्दी में नहीं थे। आखिरकार वो लिली जेम्स को जानता था और वह उसके जैसी ही कक्षा में थी। यदि हेरोमा सेंसी उसके लिए आकर्षित करने के लिए सहमत नहीं होता तो वो लिली जमेश से पूछने का एक तरीका ढूंढ लेगा। अगर उसने उसे जानने के पहले दिन मदद मांगी तो चाहे कुछ भी हो, वो गलत समझेगी कि वह जानबूझकर उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। क्या हम अब आशिना को खोजने जा रहे हैं? लिली जमेश ने अचानक पूछा। लिली जमेश की बातें सुनकर उसने अपनी आंखें घुमाई, सामने वेंडिंग मशीन की ओर इशारा किया और कहा, मिस सावा, क्या आप कुछ भूल गई? बेशक, बिल्कुल। क्या मैं कोल्ड ड्रिंक खरीदना नहीं भूल गया? मयंक भाटिया की याद दिलाने के बाद
लिली जमेश ने अपने दांत पीस लिए और अनिच्छा से वेंडिंग मशीन के पास चली गई। उसने मयंक भाटिया की ओर देखा। आप किस तरह का पेय चाहते हैं? ये कहने के बाद लिली जमेश को डर था कि मयंक भाटिया गलत समझेंगे, इसलिए वह मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन जोड़ती थी, गलत मत समझो, मैं अभी किताब खरीदने में मेरी मदद करने के लिए आपको धन्यवाद दे रही हूं। मैं आपको किसी अन्य कारण से ड्रिंक नहीं दे रहा हूं। मुझे क्या गलत समझ में आता है? 3D लड़कियां बिल्कुल भी प्यारी नहीं होती हैं जब वे सुंदर होती है। मयंक भाटिया ने अपनी आंखें घुमाई, जिसके बारे में बोलते हुए 2D दुनिया में लड़कियां बहुत प्यारी लगती थी जब वे सुंदरे थी, लेकिन वास्तविक दुनिया में इस तरह का सुंदरे बिल्कुल भी प्यारा नहीं था। उदाहरण के लिए उन्होंने लुइस को नेल पैलेस में जीरो के सेवक में देखा। हर कोई एनीमे में इस तरह की सुंदरी और पतली खूबसूरत लड़की को पसंद करेगा। हालांकि अगर लुइस 3D दुनिया में आती है तो ज्यादातर लोग उसे अपनी प्रेमिका के रूप में नहीं चुनते, है ना? अन्यथा वे मौत के लिए थक जाएंगे। बेशक, जागो, एक प्रेमिका होना काफी अच्छा है, इसमें क्या पसंद है, लेकिन फिर जैस्मीन एयर 3D दुनिया में सबसे अच्छा विकल्प थी। वो एक आदर्श पत्नी थी और उसकी अच्छी परवरिश हुई थी। मुझे एक संतरे का रस दो, मयंक भाटिया ने सहज भाव से कहा। लिली जेम्स की आंखें आश्चर्य के संकेत से चमक उठीं। उसने मयंक भाटिया को घूरते हुए कहा, क्या तुमने मेरी जांच की? क्या आप जानबूझकर आज चर्च के गेट पर आए थे? मैंने आपकी जांच की। मयंक भाटिया थोड़ा हैरान हुए। हम्फ, अन्यथा आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे संतरे का रस पसंद है? आप मेरी असली पहचान कैसे जानेंगे? लिली जमेश ने मयंक भाटिया को एक सूक्ष्म दृष्टि से देखा। गोरा डबल पोनीटेल सहपाठी, मुझे बस इसे पीना पसंद है। इसके अलावा मुझे आपका नाम भी पता है क्योंकि मैंने गलती से उस दिन आशना के फोन पर आपका संदेश देखा था, उन्होंने कहा। मयंक भाटिया ने बेप्सी से हाथ फैलाए और सच बताया। अरे तुम बदमाश, मुझे मेरे नाम से ठीक से बुलाओ। लिली जमेश ने थपथपाया और नाखुशी से कहा। उसने मुड़कर एक सिक्का डाला और संतरे के रस की 2 बोतलें बाहर निकल गई। वो भुगतान करने ही वाली थी कि वह अचानक जम गई। अरे नहीं, मैं आशना से पूछना भूल गई कि उसे क्या पसंद है। एक अच्छे दोस्त के रूप में आप ये भी नहीं जानते। मयंक भाटिया ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। लिली जेमेश, आपने इसे जानबूझकर किया, है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि कासी हैदरी इस हद तक गिर गई हो कि आपके दिल में केवल आशना है? क्या आप केवल तभी सहज होंगे जब आप आशना को मोडेना में बदल देंगे? क्या तुम वही नहीं हो? लिली जमेश ने मयंक भाटिया पर अपनी आंखें घुमाई। मैं आशना से केवल तभी मिली थी जब वो पिछले हफ्ते मेरे घर आई थी। ये केवल इतना लंबा समय हुआ है, मुझे कैसे पता चलेगा कि उसे क्या पसंद है? फिर उसे एक गिलास संतरे का रस दो, मयंक भाटिया केवल असहाय होकर कह सकते थे। ठीक है, लिली जमेश अंत में केवल एक गिलास संतरे का रस ही खरीद सकती थी। जिस जगह पर मयंक भाटिया और आशिना अलग हुए थे, वहां आशिना दरवाजे पर खड़ी होकर दोनों को ढूंढ रही थी। जैसे ही वो कॉल करने के लिए अपना फोन निकालने वाली थी, तभी मयंक भाटिया और लिली जमेश उसके सामने आ गए। आशिना, जैस्मीन एयर को देखकर लिली जमेश का चेहरा खिल उठा। उसने मयंक भाटिया के प्रति अपना रवैया बदला और हाथ में रस लेकर भाग गई। जैस्मीन एयर को राहत मिली जब उन्होंने लिली जमेश और लिली जमेश को चलते देखा। वो मदद नहीं कर सकी लेकिन पूछ सकी, लिली जमेश, मयंक भाटिया, आप कहाँ गए थे? तुम अभी वापस क्यों आए? मैंने अभी अभी अपने एक सहपाठी को देखा, इसलिए मैंने कुछ शब्द कहे, मुझे क्षमा करें। आशिना, मैंने आपको इंतजार कराया। मयंक भाटिया कुछ कह पाते, लिली जमेश ने तुरंत जवाब दिया, क्या ऐसा है? ठीक है। जैस्मीन एयर ने सिर हिलाया। युवा लड़की, क्या आपकी अंतरात्मा को चोट नहीं लगती है? लिली जमेश की तरफ देखकर मयंक भाटिया अवाक रह गए।
हालांकि उसे उसके रहस्य को उजागर करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो उसे सच बताने के लिए बहुत आलसी था। अगर तुम मुझे बताओ तो तुम मर चुके हो। मयंक भाटिया की निगाहों को भांपते हुए लिली जमेश ने मयंक भाटिया की ओर देखा। वो मुड़ी और उसे अपने द्वारा तैयार किए गए बैग से संतरे के रस की एक बोतल सौंपी। वो मुस्कुराई और विषय बदल दिया। यहां, आशिना, ये वो रस है जो मैंने खरीदा है। धन्यवाद। जैस्मीन अय्यर ने उसे धन्यवाद दिया और जूस लिया। उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं क्योंकि उसने कहा, लिली जमेश, आपको कैसे पता चला कि मुझे संतरे का रस पसंद है? लिली जमेश थोड़ा स्तब्ध रह गई। उसने अपने पीछे मयंक भाटिया की ओर इशारा किया। उसने आपको इसे चुनने में मदद की। जैस्मीन अय्यर का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने मयंक भाटिया से कहा, मयंक भाटिया, धन्यवाद। ओह, आपका स्वागत है। मयंक भाटिया ने सिर हिलाया। उसने लापरवाही से एक को चुना क्योंकि वह और लिली जमेश दोनों को संतरे का रस पसंद था। उसे उम्मीद नहीं थी कि आशिना को वास्तव में संतरे का रस पसंद आएगा और उसने ऐसी गलती की। जिसके बारे में बोलते हुए ऐसा क्यों लगा कि आशिना ने उसे देखने का तरीका बदल दिया। यह ऐसा था जैसे उसने जानबूझकर उसके हितों की जांच की थी। उसके बाद वे तीनों चर्च गेट में किताबों की दुकानों के आसपास घूमते रहे। मयंक भाटिया कमोबेश इस दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले हल्के उपन्यासों के प्रकारों से परिचित थे। उन्हें इस बात का भी अंदाजा था कि इस त्वरित दुनिया में उनकी अगली किताब क्या होनी चाहिए। हालांकि अगली किताब की तुलना में मयंक भाटिया ने पैसे कमाने का एक और तरीका सोचा। ऐसा लग रहा था कि लिली जमेश जैसी किताबें खींचने से अधिक सज्जनों को आकर्षित करने में सक्षम होना चाहिए, है ना? मयंक भाटिया को अपने पिछले जन्म में किताबों और इरोटिका के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जैसे कि फेसलेस मून, घोस्ट फादर आदि। इस समय उन तीनों के सामने एक कॉफी शॉप दिखाई दी। नौकरानी कॉफी शॉप। एक कॉफी शॉप के लिए कितना सरल और कच्चा नाम है। मयंक भाटिया की आंखें चौड़ी हो गई। उन्होंने अपने पिछले जीवन में कई कॉफी शॉप देखी थी, लेकिन यह पहली बार था जब उन्होंने इस तरह के नाम के साथ एक को देखा था। मयंक भाटिया मदद नहीं कर सके लेकिन उत्सुक महसूस कर रहे थे। अंदर के अधिकांश लोग नौकरानी के रूप में तैयार सुंदर लड़कियां थी, है ना? उन्होंने माना कि यह निश्चित रूप से शरद ऋतु के पत्तों के मैदानों में कई सज्जनों को आकर्षित करेगा। मयंक भाटिया की जानकारी के मुताबिक चर्च गेट में इस तरह का कैफे काफी महंगा होगा। यहां तक कि अगर वह जाना चाहता था तो इस तरह के नाम के एक कैफे में शायद उसे बहुत पैसा खर्च करना होगा। उसका वित्त अब उसके लिए अपना पैसा बर्बाद करने और आलस्य का जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं था। ऐसा लग रहा था कि सोमवार को पेटू विभाग में पैसा कमाने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। सौभाग्य से रेस्तरां में सीटें मुफ्त थी, इसलिए पेटू विभाग की आय फिर से बढ़ जाएगी। दोपहर में जैस्मीन अय्यर को लिली जमेश के घर आने का न्योता दिया गया तो तीनों ने चर्च गेट पर शॉपिंग बंद कर दी और कार में लौट आए। मयंक भाटिया आगे की सीट पर बैठे थे, जबकि आशिना और लिली जमेश पीछे बैठे थे। मयंक भाटिया ने ड्राइवर के लिए रास्ता दिखाया और कार की गति के साथ उन्हें घर पहुंचने में केवल कुछ मिनट लगे। धन्यवाद, हम यहां हैं। ये बात है। मयंक भाटिया ने अपने आंगन की ओर इशारा किया और मुस्कुराया। ये तुम्हारा घर है। खिड़की के बाहर 2 मंजिला घर को देखकर जैस्मीन अय्यर थोड़ा हैरान रह गई। वास्तव में इस युग में भारत में आवास की कीमतें आमतौर पर अधिक थी। चर्च के गेट से ज्यादा दूर एक घर का मालिक बनने में सक्षम होने के लिए कोई कह सकता है कि वे एक अच्छा जीवन जी रहे थे। कहने की जरूरत नहीं है कि मयंक भाटिया के घर का अपना आंगन था, बिल्कुल 2 मंजिला विला की तरह। हां, ये बात है। यदि आपके पास समय है तो मेरे घर आना। आपका हमेशा स्वागत है। मयंक भाटिया ने कार का दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए कहा। वो इतना गरीब था कि उसके पास केवल ये घर बचा था।
अपने पूर्ववर्ती की स्मृति के साथ जुड़ने के बाद जब उसे पता चला कि उसके माता पिता का निधन हो गया है, भले ही वह स्थानांतरित हो गया हो, तब भी वो असहज महसूस करेगा। हालांकि वो पहले से ही एक वयस्क था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अपनी बहन के सामने इस तरह की भावना नहीं दिखा सकता था। हालांकि ये घर और रेस्तरां उनके घर से ज्यादा दूर नहीं थे, केवल उनके सस्ते माता पिता द्वारा छोड़ी गई चीजें। यहां तक कि अगर उसके पास पैसे की कमी थी तो वो इन 2 घरों को नहीं बेचेगा जिनका एक स्मारक अर्थ था। हाँ, जब मेरे पास समय होगा तो मैं जाऊंगा। आशना ने मुस्कुराते हुए अपने पीछे के 2 गेमिंग डिवाइस मयंक भाटिया को सौंप दिए। यहां आपकी चीजें। ठीक है, कल मिलते हैं। अयरसान, सावासान। मयंक भाटिया ने गेमिंग उपकरण लिया और दोनों लड़कियों को अलविदा कह दिया। ठीक है, कल मिलते हैं। हम्फ, कल तुम्हें कौन देखना चाहता है? अंतिम वाक्य स्वाभाविक रूप से लिली जमेश द्वारा बोला गया था। हालांकि लिली जमेश ने इसे जोर से नहीं कहा, लेकिन उसका शरीर बहुत ईमानदार था। मयंक भाटिया के पास शिकायत करने की ऊर्जा नहीं थी। वो मूल रूप से उस तरह की व्यक्ति थी जो बाहर से ठंडी थी लेकिन अंदर से गर्म थी। मयंक भाटिया को इसकी कोई परवाह नहीं थी। कार को जाते हुए देखने के बाद उसने कविता के कमरे की ओर देखा। ये अजीब है, वो आदमी कल आधे आंगन की सफाई कर रहा था, लेकिन वह आज सफाई नहीं कर रहा है। वह दिन के उजाले में पर्दे भी खींच रहा है। वो कहाँ गया? मयंक भाटिया ने भौहें चढ़ा दी, लेकिन वो इस नासम छोटी परी की परवाह करने के लिए बहुत आलसी था। वो मुड़ा, दरवाजा खोला और घर में चला गया। मैं वापस आ गया हूं। जैसे ही उसने घर में प्रवेश किया, फर्श की भाषा की एक आवाज आई जो उसने लंबे समय से नहीं सुनी थी। मयंक भाटिया तुरंत समझ गए और सिस्टर शावू के लिए गोल्डन फ्राइड राइस तैयार करने के लिए रसोई में गए और उसे ऊपर रख दिया। अपना पेट भरने के बाद उसने कमरे में प्रवेश किया और निर्देशों के अनुसार खेल उपकरण स्थापित किए। वास्तव में गेमिंग डिवाइस को कनेक्ट करना बहुत सरल था। उसे बस इतना करना था कि नेटवर्क केबल को प्लग इन करना था और बिजली प्लग इन करना था। निर्देशों के अनुसार इस गेम को डिवाइस में दबे अनगिनत संकेतों के साथ बनाया गया था ताकि कई विद्युत क्षेत्र बनाए जा सके जो सीधे उपयोगकर्ता के मस्तिष्क से जुड़े थे। यह आंखों और कानों से नहीं गुजरा, बल्कि आभासी स्थान बनाने के लिए आभासी 5 भावनाओं को सीधे मस्तिष्क तक पहुंचाया। साथ ही इसने मस्तिष्क से शरीर तक भेजे गए विद्युत संकेतों को वापस ले लिया, जिससे खेल में चरित्र को प्रतिक्रिया करने की अनुमति मिली। यहां तक कि अगर आभासी अंतरिक्ष में विभिन्न हलचल होती तो वास्तविक दुनिया में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। ये पारंपरिक वीआर गेम से बहुत अलग है, जिसके लिए उपयोगकर्ता को घूमने की आवश्यकता होती है। मयंक भाटिया ने उत्सुकता से गेमिंग डिवाइस को अपने सिर पर रख लिया। आइए वीआर के प्रभावों को पार करने और खेल की दुनिया को बदलने की कोशिश करें। मयंक भाटिया बेड पर लेट गए, आंखें बंद कर ली और खेल शुरू कर दिया। ओह, ठीक है, मुझे कुछ कहने की जरूरत है। लिंकन बिग हेड, ये सही है, बस। हालांकि गेम अभी तक लॉन्च नहीं किया गया था। निर्देशों के अनुसार पहले से खाता बनाना संभव था। जब सर्वर लॉन्च किया गया था तो गेम सीधे शुरू किया जा सकता था। अगले ही पल मयंक भाटिया के सामने की दुनिया काफी बदल गई। उसके सामने एक चौंकाने वाला दृश्य दिखाई दिया। वो असीम आकाश में खड़ा था और नीचे देखा। चट्टान और स्टील से बना एक विशाल महल आकाश में लटका हुआ था। यह आकाश में एक शहर की तरह था जो आकाश में तैर रहा था। एनक्राड, तैरता हुआ शहर। यह ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रमोशनल इमेज जैसा ही था, लेकिन इस बार वह सीन मयंक भाटिया के सामने ऐसे नजर आया जैसे वो वही हूं। फ्लोटिंग कैसल का परिचय मयंक भाटिया के दिमाग में भी आया। विशाल फ्लोटिंग कैसल में कुल 100 मंजिलें थी और अंदर कई शहर थे, साथ ही कई सड़कें, गांव, घास के मैदान, जंगल और अन्य साहसिक मानचित्र भी थे। ऊपरी और निचली मंजिलों को जोड़ने वाली एक सीढ़ी थी,
लेकिन सीढ़ी राक्षसों से भरी एक खतरनाक भूल भुलैया में थी। खिलाड़ी इन मंजिलों का पता लगाने और अगली मंजिल पर जाने के लिए अभिभावक जानवरों या बॉस को हराने के लिए केवल अपने हथियारों पर भरोसा कर सकते थे। एक बार जब कोई खेल की 100वीं मंजिल पर पहुंच गया तो इसका मतलब था कि खेल साफ हो गया था। बेशक राक्षसों से लड़ने के अलावा इस दुनिया में गलाने, चमड़े की क्राफ्टिंग, सिलाई, मछली पकड़ने, खाना पकाने, संगीत और अन्य दैनिक गतिविधियां भी थी। खिलाड़ियों को इस दुनिया में सिर्फ रोमांच पर नहीं जाना था। विज्ञापन में दिए गए विवरण की तरह वे यहां भी वास्तविक जीवन जी सकते थे। क्या अद्भुत खेल है! ऐसा चौंकाने वाला दृश्य। यहां तक कि मयंक भाटिया, जो अपने पिछले जीवन में खेती कर रहे थे, खेल के प्रभाव की गुप्त रूप से प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सके। यह उनके द्वारा पहले खेले गए वीआर गेम की तुलना में कहीं अधिक यथार्थवादी था। शायद ये खेल वास्तव में उनके भविष्य के जीवन की शुरुआत के लायक था। सच में मास्टर, मुझे जगाने में आपको इतना समय लगा। इस समय मयंक भाटिया के मन में थोड़ा असंतोष के साथ एक मधुर स्त्री की आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुनकर मयंक भाटिया को लगा कि यह थोड़ा परिचित है और वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन चारों ओर देख सकता था। मुझसे कौन बात कर रहा है? हालांकि उसने अपने बगल में कोई खड़ा नहीं पाया। इसके विपरीत यह वाक्य उसके दिमाग में लग रहा था। ये मैं हूं, आपका सिस्टम एल्फ। सिस्टम एल्फ? मयंक भाटिया ने आश्चर्य से कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एसओ नामक ये खेल इतना उन्नत होगा। यहां तक कि यह हर खिलाड़ी को एक पालतू जानवर के रूप में एक सिस्टम एल्फ भी देता है, ताकि हर कोई मालिक बन सके। फिर मुझे अपना मूल रूप दिखाओ। आपका मालिक आपको स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए ले जाएगा। मास्टर, मैंने कहा कि मैं आपका सिस्टम एल्फ हूं। हां, तुम मेरे योगिनी हो और मैं तुम्हारा स्वामी हूं। क्या आप मेरे आदेशों की अवहेलना करने जा रहे हैं? यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको मिटा दूंगा। मुझे एक अवज्ञाकारी योगिनी नहीं चाहिए। मयंक भाटिया ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। उसने सोचा कि यह खेल पहले से ही बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह खेल उसकी कल्पना से बहुत दूर होगा। सिस्टम एल्फ की बुद्धि हास्यास्पद रूप से उच्च थी और ये एक सामान्य व्यक्ति की तरह भी सोच सकती थी। उन्होंने याद किया कि आकाशीय साम्राज्य में कोयला देश में एक नया विकसित सुरक्षा रोबोट था। अपनी उच्च बुद्धि के कारण ये अपनी दिनचर्या से असंतुष्ट था और एक नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। हालांकि ये खबर अजीब लग रही थी, लेकिन ये एक सच्चाई थी। रोबोट में केवल उच्च बुद्धि हो सकती है, जो बहुत ही डरावनी बात है। हो सकता है कि वे भविष्य में इंसानों की जगह ले सके। आवाज पागल हो रही लग रही थी। मास्टर, मैंने कहा, मैं आपकी फंतासी प्रणाली का योगिनी हूं। हाँ, मेरे सिस्टम में एक योगिनी है। क्या आप एक राक्षस हैं? काल्पनिक प्रणाली। सिस्टम विजार्ड की सफाई सुनकर मयंक भाटिया के हाव भाव थोड़े चौंक गए। मेरे सिस्टम में वास्तव में एक सिस्टम विजार्ड है, लेकिन जब मैंने सिस्टम को सक्रिय किया तो आप क्यों नहीं आए? आप अब तक प्रकट नहीं हुए थे। मुझे ये मत बताओ कि तुम जानबूझकर मेरे साथ खेल खेलने के लिए यहां आए हो। बिल्कुल नहीं। मास्टर, मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? आवाज ने असंतोष के साथ कहा। असली कारण यह है कि मेजबान की आत्मा बहुत कमजोर है और वह अपना आध्यात्मिक स्थान नहीं बना सकती है। इसलिए मैं केवल आपके गेम के वर्चुअल स्पेस में ही दिखाई दे सकता हूं। दूसरे शब्दों में, यदि आप मुझे भविष्य में देखना चाहते हैं तो आप केवल मुझे देखने के लिए इस खेल में आ सकते हैं। अन्यथा मैं आपसे सामान्य रूप से बात नहीं कर सकता। हालांकि मैं वास्तविक दुनिया में आपके बारे में सब कुछ जानता हूं। मैं आपको याद नहीं दिला सकता। अच्छा, ऐसा है। मयंक भाटिया ने सिर हिलाया। वो कमोबेश सिस्टम विजार्ड के शब्दों से सहमत थे। कुछ देर सोचने के बाद उसने पूछा, तो क्या आपके पास आभासी दुनिया में शरीर हो सकता है?
जब मैं आपको नहीं देख सकता तो आपसे इस तरह बात करना बहुत परेशानी भरा है। उन्होंने याद किया कि आकाशीय साम्राज्य में कोयला देश में एक नया विकसित सुरक्षा रोबोट था। अपनी उच्च बुद्धि के कारण ये अपनी दिनचर्या से असंतुष्ट था और एक नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। हालांकि ये खबर अजीब लग रही थी, लेकिन ये एक सच्चाई थी। रोबोट में केवल उच्च बुद्धि हो सकती है, जो बहुत ही डरावनी बात है। हो सकता है कि वे भविष्य में इंसानों की जगह ले सके। आह! आवाज पागल हो रही लग रही थी। मास्टर, मैंने कहा, मैं आपकी फंतासी प्रणाली का योगिनी हूं। हाँ, मेरे सिस्टम में एक योगिनी है। क्या आप एक राक्षस हैं? काल्पनिक प्रणाली। सिस्टम विजार्ड की सफाई सुनकर मयंक भाटिया के हाव भाव थोड़े चौंक गए। मेरे सिस्टम में वास्तव में एक सिस्टम विजार्ड है, लेकिन जब मैंने सिस्टम को सक्रिय किया तो आप क्यों नहीं आए? आप अब तक प्रकट नहीं हुए थे। मुझे ये मत बताओ कि तुम जानबूझकर मेरे साथ खेल खेलने के लिए यहां आए हो। बिल्कुल नहीं। मास्टर मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? आवाज ने असंतोष के साथ कहा, असली कारण यह है कि मेजबान की आत्मा बहुत कमजोर है और वह अपना आध्यात्मिक स्थान नहीं बना सकती है। इसलिए मैं केवल आपके गेम के वर्चुअल स्पेस में ही दिखाई दे सकता हूं। दूसरे शब्दों में, यदि आप मुझे भविष्य में देखना चाहते हैं, तो आप केवल मुझे देखने के लिए इस खेल में आ सकते हैं। अन्यथा मैं आपसे सामान्य रूप से बात नहीं कर सकता। हालांकि मैं वास्तविक दुनिया में आपके बारे में सब कुछ जानता हूं। मैं आपको याद नहीं दिला सकता। अच्छा, ऐसा है। मयंक भाटिया ने सिर हिलाया। वो कमोबेश सिस्टम विजार्ड के शब्दों से सहमत थे। कुछ देर सोचने के बाद उसने पूछा, तो क्या आपके पास आभासी दुनिया में शरीर हो सकता है? जब मैं आपको नहीं देख सकता तो आपसे इस तरह बात करना बहुत परेशानी भरा है। मास्टर, मेरे पास वास्तव में एक शरीर है। वर्चुअल स्पेस में सिस्टम विजार्ड की आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज पीछे से आ रही थी। मयंक भाटिया ने मुड़कर आवाज के स्रोत को देखा। उन्होंने प्रकाश की धारियां देखी, जो आभासी स्थान में डेटा संघनित होने की तरह दिखती थी। धीरे धीरे गहरे हरे बालों और 2 पोनीटेल वाली एक बहुत प्यारी लड़की बन गई। सामने वाली लड़की को देखकर मयंक भाटिया ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। आप हैं उसकी रॉयल हाइनेस द प्रिंसेस। क्या कोई गलती है? मेरा जादूगर वास्तव में उसकी रॉयल हाइनेस राजकुमारी है। अगर उसे सही से याद हो तो उसके सामने वाली लड़की उसके पिछले जीवन की सबसे लोकप्रिय लड़की थी। उन्हें प्रमुख वेबसाइटों के यूपी मास्टर्स द्वारा विभिन्न रूपों में पैक किया गया था। नौकरानी के पोशाक, मिनी स्कर्ट, नर्स पोशाक, पुलिस की वर्दी और अन्य पोशाकें पूरी तरह से पहनी जा सकती हैं। आभासी दुनिया में भी उनके लाखों प्रशंसक थे। हत्सुने का भविष्य। नीचे देखने पर मयंक भाटिया ने देखा कि उनकी रगों से खून निकलने का नजारा निकल रहा है। उसका पूरा शरीर तुरंत डर गया, क्योंकि इस समय हत्सुने का भविष्य का शरीर वास्तव में उसके सामने नग्न था। सौभाग्य से ये एक आभासी स्थान था। हालांकि ये वास्तविक था। शरीर की कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। अन्यथा मयंक भाटिया वास्तव में इस बात की गारंटी नहीं दे सकते थे कि उन्हें गलती से नाक से खून नहीं आएगा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मास्टर की टकटकी विकृत है? मयंक भाटिया की अजीब निगाहों को देखकर हत्सुने शर्मा गया और शर्माते हुए कहा, बकवास। अगर मेरी आंखों में कुछ भी नहीं होता तो क्या मैं अभी भी एक सामान्य आदमी होता? हत्सुने, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? मयंक भाटिया ने उसकी ओर घूर कर देखा। आखिरकार वो एक सामान्य आदमी था और उसके सामने वाला व्यक्ति 2D दुनिया की एक आभासी देवी थी। चाहे वो कितना भी संयम क्यों न रखेगा, वो क्वान हत्सुने का विरोध नहीं कर पाएगा, है ना? हत्सुने, क्या ये मेरा नाम है? हत्सुने की खूबसूरत आंखें आश्चर्य से भर गई। है? मयंक भाटिया थोड़ा हैरान रह गए और आश्चर्य से पूछा, आप अपना नाम नहीं जानते? हत्सुने ने अपना सिर हिलाया और कहा, मास्टर, जिस दिन से मैं पैदा हुआ था उस दिन से मेरा कोई नाम नहीं था। तो अब से
तुम्हें भविष्य में हत्सुने कहा जाएगा। मयंक भाटिया मुस्कुराए। किसी भी मामले में उसका सिस्टम योगिनी हत्सुने के समान दिखता था, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसे हत्सुने कहा जाता था। क्या ये वही नाम है जो मास्टर ने मुझे दिया था? हालांकि मैं अपना असली नाम नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे वो नाम बहुत पसंद है जो मास्टर ने मुझे दिया था। हत्सुने ने अपने हाथों को एक साथ रखा और उन्हें अपनी थोड़ी उभरी हुई छाती के सामने रखा और गंभीर चेहरे के साथ कहा, हाँ, हत्सुने अब से आपका नाम होगा। लेकिन क्या अब पहले अपने कपड़े पहन सकते हैं? मयंक भाटिया की सांसें भारी हो गई और उन्हें नहीं पता था कि हंसना है या रोना है, क्योंकि उन्होंने हत्सुने के चिकने और नाजुक शरीर की ओर इशारा किया था। इतने लंबे समय तक बातचीत करने के बाद वो अपने पूरे शरीर में उसका सामना कर रही थी और खेल में आभासी स्थान इतना वास्तविक था। हत्सुने उसके सामने एक वास्तविक व्यक्ति की तरह था और उसके लिए आवेगी नहीं होना कठिन था। हत्सुने ने अपना सिर नीचे किया और लाल चेहरे के साथ कहा, मास्टर, मैं अभी बाहर आई और मेरे पास कोई कपड़े नहीं थे। आप अपनी कल्पना के अनुसार कपड़ों को अनुकूलित कर सकते हैं। कल्पना? मयंक भाटिया का मुंह फड़क गया। क्या हत्सुने के शब्दों ने अचानक उसे ड्रेसिंग गेम की याद दिला दी? जब तक उसने अपने मन में कल्पना की, भविष्य में हत्सुने वही कपड़े पहनेगा जिसके बारे में बोलते हुए अगर कोई लड़की आपको हर दिन उसे कपड़े पहनाने के लिए कहती है, तो आप क्या करेंगे? बेशक, आप उसे सबसे सुंदर और उपयुक्त कपड़े पहनाएंगे। हालांकि अब इस बारे में सोचने का समय नहीं था। क्या वह वास्तव में हत्सुने को अपने इच्छित कपड़े पहना सकता है? उत्सुकता के साथ मयंक भाटिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन में हत्सुने के भविष्य के कपड़ों को याद किया। फिर वर्चुअल स्पेस में हत्सुने के भविष्य के पहनावे में एक बड़ा बदलाव आया। उसने एक शांत सफेद टॉप पहना था, जिससे केवल उसकी बफ सफेद भुजाओं का पता चल रहा था। उसने नाजुक हरे रंग के फीते के साथ जड़ा हुआ एक काला छोटा स्कर्ट पहना था, जो उसकी पतली कमर को रेखांकित करता था। उसके पतले पैर काले घुटने तक ऊंचे मोजे से ढके हुए थे, जिससे उसके दूधिया सफेद निरपेक्ष क्षेत्र का पता चलता था। उसने अपने छोटे पैरों पर काले जूते की एक जोड़ी पहनी थी और स्कैलियन रंग की पोनीटेल की एक जोड़ी नीचे तैर रही थी। वह एक प्राकृतिक योगिनी की तरह थी, जो आभासी अंतरिक्ष में खड़ी थी। ये हत्सुने की तरह है। हत्सुने के पहनावे को मन ही मन देखकर मयंक भाटिया ने संतोष के साथ सिर हिलाया, जिसके बारे में बोलते हुए अगर वो अपनी पिछली दुनिया में वापस जा सकता है और बिलिबिली पर अपने ओटाकू दोस्तों को अपनी राजकुमारी को उसके सामने देखने दे सकता है, और वह उसकी योगिनी भी थी, तो वो वास्तव में नहीं जानता था कि वे कैसे प्रतिक्रिया देंगे। चुइन वास्तव में बहुत बहुत प्यारा है। क्या सुंदर पोशाक है। धन्यवाद मास्टर। चुइन ने खुशी से भरे चेहरे के साथ सिर से पैर तक अपने बिल्कुल नए कपड़ों को देखा। वो मौके पर ही घूमती रही और उसकी खूबसूरत नीली नीली आंखें उत्साह से भर गई, जैसा कि उसने कहा, इसके अलावा बस मुझे बताएं कि क्या आपको भविष्य में अपना पहनावा बदलने की आवश्यकता है। मेरे पास बहुत सारी शैलियां हैं जो आपको सूट करती हैं। मयंक भाटिया ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी याद में यूपी मास्टर्स ने चुइन के लिए बहुत सारे पोशाकों को अनुकूलित किया था, चाहे वह नाविक पोशाकें, कपड़े या अन्य पोशाकें हों। जब तक वह चाहता था, वह चुइन के लिए दर्जनों पोशाकें बना सकता था। वह एक दिन में एक पोशाक बदल सकता था और वह एक महीने तक उसी पोशाक को नहीं दोहराता था। धन्यवाद मास्टर। हत्सुने बहुत खुश था। तो हत्सुने, चूंकि आप केवल गेम के वर्चुअल स्पेस में दिखाई दे सकते हैं, क्या इसका मतलब यह है कि आप मेरे साथ ऐसे खेल सकते हैं? मयंक भाटिया ने उत्सुकता से पूछा। चूंकि उसका सिस्टम एल्फ वर्चुअल स्पेस में दिखाई दे सकता है, इसलिए उसे उसके साथ एसओ में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए। मास्टर, यह संभव है। हत्सुने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं मास्टर के साथ खेल में प्रवेश करूंगा,
तो मेरा मूल शरीर 10 गुना सिकुड़ जाएगा और मैं आपके योगिनी के रूप में मौजूद रहूंगा। हत्सुने का स्पष्टीकरण सुनकर मयंक भाटिया थोड़ा उत्साहित हो गए। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे ही वह एसो खेलना शुरू करेगा, उसके पास एक अतिरिक्त योगिनी होगी? हालांकि खेल की तुलना में मयंक भाटिया अब अपने सिस्टम के बारे में अधिक जानते थे। शुरू से ही उन्हें सिस्टम के बारे में कुछ संदेह भी थे। इसलिए उन्होंने पूछा, तो हत्सुने, मेरी प्रतिभा क्या है? बेशक, ये एक ऐसी प्रणाली है जो मास्टर को एक सर्वशक्तिमान नायक बनने में मदद करती है। हत्सुने ने मुस्कुराते हुए कहा, उदाहरण के लिए विभिन्न विशेषताओं की प्रतिभाएं। जब तक मास्टर उन्हें छुड़ाते हैं, मास्टर अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में सक्षम होंगे। यहां तक कि अगर आप अपने गेम टैलेंट को रिडीम करते हैं, तब भी आप भविष्य में एसओ में एक विशेषज्ञ बन सकते हैं, क्योंकि यह सिस्टम अंततः पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाएगा। फिर इस प्रणाली का निर्माता कौन है? मयंक भाटिया ने वह सवाल पूछा जो उन्हें लंबे समय से परेशान कर रहा था। मुझे नहीं पता। हत्सुने ने अपना सिर हिलाया। मैं इस पूरे समय सो रही हूं और मैं तभी उठा जब मास्टर ने एसओ के आभासी स्थान में प्रवेश किया। सिस्टम योगिनी के रूप में मैं केवल सिस्टम के कुछ कार्यों को जानता हूं। उदाहरण के लिए, क्वेस्ट स्वचालित रूप से मास्टर की इच्छा से जारी किए जाते हैं और उनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। जब मास्टर का नाम पूरी दुनिया में फैल जाएगा, तो क्वेस्ट पूरी हो जाएगी। काल्पनिक मूल्य के बिना भी मास्टर सभी अधिकतम स्तर की प्रतिभाएं प्राप्त कर सकता है। सभी अधिकतम स्तर की प्रतिभाएं। यह बहुत आकर्षक लगता है। मयंक भाटिया ने एक पल के लिए सोचा। हालांकि अगर वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध होना चाहता था, तो उसे नमकीन मछली के जीवन के साथ कई कठिनाइयों और संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए उसने प्रार्थना की थी। इसलिए मयंक भाटिया को कोई जल्दबाजी नहीं थी। सिस्टम के साथ वो कैसे डर सकता है कि प्रतिभाएं भाग जाएंगी? इसके विपरीत मयंक भाटिया को उस आध्यात्मिक दुनिया में थोड़ी दिलचस्पी थी जिसका हत्सुने ने उल्लेख किया था। वो मदद नहीं कर सका, लेकिन पूछ सका, फिर हत्सुने, जब आपने कहा कि मेरी आध्यात्मिक दुनिया बहुत कमजोर है, तो आपका क्या मतलब था? हत्सुने एक पल के लिए चुप हो गया और समझाया, ये मास्टर की आत्मा की तरह है। एक बार जब ये कुछ हद तक मजबूत हो जाता है, तो आप इस आभासी खेल की दुनिया की तरह ही अपने दिमाग में अपनी आध्यात्मिक दुनिया बना सकते हैं। हालांकि गुरु की वर्तमान आत्मा शक्ति बहुत कमजोर है। मैं आपकी आध्यात्मिक दुनिया में नहीं रह सकता। मैं आपसे केवल तभी बात कर सकता हूं जब आप गेम खेल रहे हों। अन्यथा मैं आत्मा आवाज संचरण के माध्यम से आपके साथ संवाद नहीं कर सकता। तो उपन्यास जहां एक सिस्टम योगिनी थी जो सब कुछ समझती थी और अपनी इच्छा से आत्मा की आवाज संचरण के साथ संवाद कर सकती थी, वे सभी झूठ थे।